क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर लफ्ज में जादू है, हर कहानी में राज है। मैं लाया हूं आपके लिए कमाल की ऑडियो बुक्स, तो इंतजार किस बात का। अपोकलिप्स में रीबर्थ लेकर कैसे खूंखार बनती है और बदला लेती है अपनी फैमिली से, देखिए मजा आएगा। दोस्तों, अगर आप भी कम कीमत में प्रीमियम साउंड वाले ब्लूटूथ TWS ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं तो इसे जरूर देखें। इसमें मिलता है दमदार बास, शानदार कॉल क्वालिटी, लंबा बैटरी बैकअप और पूरे दिन आरामदायक फिट। चाहे म्यूजिक सुनना हो, गेम खेलना हो या कॉल्स करनी हो, ये हर काम में बढ़िया है। इसकी स्टाइलिश डिजाइन इसे और भी प्रीमियम बनाती है। अगर आप अपने बजट में एक शानदार ईयरबड्स लेना चाहते हैं तो नीचे और साइड में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही ऑर्डर करें। उसकी स्पीड उन लोगों से बहुत ज्यादा थी जो हवा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और वह जल्द ही अपने आगे चल रहे कई लोगों से आगे निकल गई। रास्ते में आसपास के लोगों के साथ साथ उनके जान पहचान वाले लोग भी थे। किंजिंग्यू अकेले नहीं थे जिन्होंने अकेले जाने का फैसला किया। कुछ लोग जो वहां इंतजार नहीं करना चाहते थे वे पहले चले गए, जबकि किंजिंग्यू जैसे दूसरे लोगों को अकेले रहना पसंद था। इसके अलावा उनमें खुद को बचाने की कुछ काबिलियत थी, इसलिए उनमें से ज्यादातर ने अकेले जाना चुना। कुछ लोग अच्छे दोस्तों के साथ यात्रा करते हैं और कुछ लोग कपल्स के रूप में यात्रा करते हैं। वहाँ काफी लोग अकेले जाते हैं, लेकिन रास्ते में मुझे बस जवान लोग या 40 या 50 साल के अधेड़ उम्र के लोग दिखे, और उनमें से ज्यादातर आदमी थे। कभी कभी औरतें भी थीं और उनके पति भी साथ थे। कुछ और जवान लड़कियां अकेली रहती हैं और कुछ परिवारों को सिर्फ औरतें ही पालती हैं। हालांकि औरतों को खाना लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वे सब अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ रहना पसंद करती हैं और अकेले काम नहीं करेगी। किंजिंग्यू ने उन लोगों को भी देखा जिनके घर पर सिर्फ बुजुर्ग लोग थे, जो कम्युनिटी लाइन में लगे हुए थे। इसलिए एक बड़े कलेक्टिव एक्शन के फायदे और नुकसान दोनों हैं। कुछ मामलों में ये कुछ कमजोर ग्रुप्स का ध्यान रखता है, लेकिन किंजिंग्यू को पता था कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी समय नहीं आया है। भविष्य में इन कमजोर ग्रुप्स के लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा। उन्हें ग्रुप में भी परेशान किया जाएगा और खतरा होने पर सबसे पहले उन्हें ही बाहर निकाला जाएगा। जब तक उन्हें कोई ज्यादा ईमानदार लीडर नहीं मिलता, उनकी जिंदगी बेहतर होगी। अन्यथा एक पल के लिए इन लोगों को देखकर जो जिंदा रहने की बहुत कोशिश कर रहे थे, किंजिंग्यू सोच में पड़ गया। अपने नए जन्म के बाद से वह कभी कभी अपनी पिछली जिंदगी और आज की जिंदगी में फर्क नहीं कर पाती थी। कभी कभी जब वह कुछ सीन देखती थी तो वह उन्हें अपनी पिछली जिंदगी के अनुभवों से जोड़ लेती थी। फिर उसके दिल में शक होने लगता कि क्या अब उसके पास जो कुछ भी है वह उसकी मौत से पहले सिर्फ एक कल्पना थी और पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं है। ये सोचकर किंजिंग्यू मुस्कुराए, अपना सिर हिलाया और उसकी आंखें हवा और बर्फ में स्थिर हो गई। सामने कुछ लोग रास्ता रोके हुए थे। उनका सामना किंजिंग्यू से था। वे लगभग 4 या 5 लोग थे। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और यह साफ था कि वे जानबूझकर किंजिंग्यू का रास्ता रोक रहे थे। किंजिंग्यू इस वजह से न तो रुकी और न ही अपनी दिशा बदली और वहां तक दौड़ती रही। सामने बीच में खड़े एक आदमी ने तोही की तरह अपने हाथ खोले और किंजिंग्यू से चिल्लाया, रुको। पास में किसी ने इधर देखा, फिर किंजिंग्यू को हमदर्दी से देखा। उसे एहसास हुआ कि इस छोटी लड़की को टारगेट किया जा रहा है। तुम इसके लायक हो। कुछ लोग इस बुरी घटना पर खुश हुए, जबकि कुछ लोग बस रुककर शो देखते रहे। किंजिंग्यू ने मजाक उड़ाया, लेकिन रुकी नहीं। ये बहुत साफ था कि ये लोग क्या प्लान बना रहे थे। अगर वह रुक जाती तो क्या वे यही नहीं चाहते थे? इसलिए रुकने के बजाय वह कूदी और तेज स्पीड से आगे बढ़ी। अरे क्या तुम इतने घमंडी हो? हाँ, उसने गाड़ी तेज चलाने की हिम्मत की। क्या ऐसा हो सकता है कि वह हमें कुचलना चाहती थी? उसे लगा कि वह कार चला रही है। सामने खड़े 4-5 लोग किंजिंग्यू के बर्ताव से हैरान रह गए और फिर वे नफरत से हंसने लगे। किंजिंग्यू ने उनके मजाक को नजरअंदाज किया और उनकी तरफ बढ़ता रहा। उसकी आस्तीन के बीच एक छोटा चाकू था। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो दूसरे लोग इसे नोटिस नहीं कर पाएंगे। ये लोग सर्दियों के बीच में यहाँ उसका इंतजार कर रहे थे और बहुत मेहनत की थी। वह उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज कैसे नहीं दे सकती थी? औरत को अपने करीब आते देख बाकी लोग भी एक्साइटेड होने लगे। जैसे ही किंजिंग्यू पास आती, वे उसे पकड़ लेते और उसके पैरों से स्केट्स उतार लेते। जैसे ही किंजिंग्यू उनके पास पहुंची और ये लोग तैयार थे, उन्होंने देखा कि किंजिंग्यू हवा में घूम गई। उसका शरीर 360 डिग्री घूम गया। वह आसानी से उनके ऊपर से कूद गई और उनके पीछे आ गई। यह नजारा देख रहे हर किसी की आंखें चमक उठी और उनकी आंखों में हैरानी की चमक आ गई। कितना कूल! ऑडियंस में से एक नौजवान ने एक्साइटेड होकर चिल्लाया, जबकि उसके बगल में खड़ा एक नौजवान कंफ्यूजन में लिपटे हुए आदमी को घूर रहा था। उसकी आंखों में कुछ कंफ्यूजन था। सड़क रोक रहे 5 लोग भी हैरान रह गए। अगले ही पल बीच में खड़ा आदमी अचानक फुफकारा और अपना चेहरा ढक लिया। भाई लॉन, तुम्हारा चेहरा घायल है, उसके बगल में बैठी महिला ने कहा। अभी अभी उस आदमी के चेहरे पर अचानक एक घाव हो गया जो लगभग उसकी आंख के कोने तक पहुंच गया था। घाव गहरा नहीं था, लेकिन अगर थोड़ा और गहरा होता तो वह आदमी अंधा हो जाता। 5 लोग हैरानी और गुस्से में मुड़े और उस औरत की तरफ देखा जो उनसे कई मीटर दूर थी। उन्हें पता था कि ये काम जरूर उसी ने किया होगा। इस समय किंजिंग्यू उनके सामने रुकी और बिना कुछ छिपाए अपने हाथ में चाकू लहराते हुए उनसे सीधे कहा कि उसने ही उन्हें चोट पहुंचाई है। ये देखकर कि वे कितने हैरान और गुस्से में थे, उसने चाकू रख दिया, उन्हें अच्छे से मिडिल फिंगर दिखाई, फिर मुड़कर हंसते हुए चली गई। बहुत से लोग उसकी बेफिक्र पीठ देखकर जलते थे और कुछ ने तो आग भी भरी। जवान लोग अच्छी सेहत में होते हैं, वे ऐसे मौसम में भी इतने सेहतमंद रह सकते हैं। मेरे उलट मुझे कुछ कदम चलने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है और मुझे थोड़ी देर रुककर आराम करना पड़ता है। किंजिंग्यू की हंसी उन 5 लोगों के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह थी। उन्हें गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हुई। घायल चेहरे वाले आदमी का चेहरा उदास था। उससे ज्यादा डरा हुआ कोई नहीं था। वह लगभग अंधा हो गया था, लेकिन वह आदमी बस यही कर सकता था। उसने फिर भी दया दिखाई। भाई लॉन, क्या आप ठीक है? उनके बगल में खड़े एक आदमी ने चिंता से पूछा। भाई लॉन ने अपना सिर हिलाया, कोई बात नहीं। उसने जाते हुए उस आदमी की पीठ की तरफ देखा, लेकिन उसका पीछा नहीं किया। उसे लगा कि वह उसका पीछा नहीं कर पाएगा और सड़क की हालत ऐसी हो जाएगी कि अगर वह गलती से गिर गया तो बहुत परेशानी होगी, इसलिए उसने यह आइडिया छोड़ दिया। वह दूसरे 4 लोगों की तरफ देखने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जिस भी औरत से मिलूंगा उसमें कुछ खास होगा। मैं गलत था। अब से जब भी तुम किसी ऐसी औरत को अकेले में देखो तो उसे कभी कम मत समझना। ये कहते हुए उसने उस जगह को छुआ जहां उसे चोट लगी थी और फिर से चुभन हुई, जिससे उसे इस बार अपनी नाकामी की याद आ गई। उसके बगल में बैठी लड़की पहले की तरह घमंडी नहीं थी। शायद मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं अकेले रहने की हिम्मत करती हूँ। आजकल हर कोई कह रहा है कि दुनिया का अंत आ रहा है।
जो लोग पहले इस पर विश्वास नहीं करते थे वे भी अब इस पर विश्वास करते हैं। हर कोई जो बाहर जाता है वह साथियों के साथ यात्रा करने की कोशिश करता है। कुछ लोग चुप थे, देखने वाले पहले ही जा चुके थे। भाई लॉन हंसे और बोले, ठीक है, ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये सबक याद रखो, आखिर ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। इसके अलावा जो लोग पहले मरते हैं वे सोचते हैं कि उनके पास कुछ है। उसने दूर देखा, अपने चेहरे के घाव का इलाज करने की परवाह किए बिना, चलो खाना लाना सबसे जरूरी काम है। अभी जो आदमी आया है उसे भी खाना लाने के लिए साउथ विंड स्क्वायर जाना चाहिए। हम फिर मिलेंगे। यह अभी भी वही जगह थी और वही लोग राहत का सामान बांट रहे थे। सिवाय इसके कि बंदूकधारी लोगों की संख्या आधी हो गई है, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। किंजिंग टीम में खड़ी थी और सोच में डूबी हुई थी। पिछली बार की तुलना में जब सभी ने खुशी खुशी सप्लाई ली थी, इस बार सप्लाई लेकर जाने वालों के चेहरे ज्यादा खुश नहीं थे। हालांकि वे लोग दुखी दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने स्टाफ को धन्यवाद दिया और चले गए। पीछे लाइन में लगे लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, उन्हें बस माहौल थोड़ा उदास लग रहा था। और अधेर रूम का ऑफिसर अभी भी सबको लाइन में लगाने की तैयारी कर रहा था। किंजिंग बहुत जल्दी आ गई, कुछ बेघर लोगों को छोड़कर जो यहाँ पहले से इंतजार कर रहे थे। ज्यादातर लोग उसके जितना तेज नहीं थे, इसलिए वह लाइन में सबसे आगे खड़ी हो गई और बहुत से लोग उसके पीछे पीछे आ रहे थे। जल्द ही उसकी बारी आई और उसे आखिरकार समझ आया कि उसके सामने खड़े लोगों के चेहरे इतने बुरे क्यों थे, क्योंकि इस बार बांटी गई राहत सामग्री पिछली बार से आधी थी। हालांकि पहले उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जब तक वे बचत करने को तैयार थे, वे हर दिन कुछ न कुछ खाकर जिंदा रह सकते थे, भले ही उनके पास खाने के लिए काफी न हो। यह उनके लिए कुछ दिनों तक चलने के लिए काफी था। लेकिन इस बार इसका आधे से ज्यादा हिस्सा गायब है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हर कोई ऐसा ही है। चीजें बांटने वाली वही अधेर रूम की महिला थी जो पिछली बार थी। जब उसने किंजिंग को चीजें दी तो उसने देखा कि किंजिंग बहुत शांत थी, जबकि बाकी लोगों के चेहरे चीजें देखकर उदास हो गए थे। वह थोड़ी हैरान हुई। आंटी ने कहा, आजकल हालात और भी मुश्किल होते जा रहे हैं, इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं है, हमें कम खाना पड़ता है। ये कहना मुश्किल है कि भविष्य में हालात कैसे होंगे। किंजिंग ने अपना हाथ हिलाया, ऐसा लगा कि दूसरे पक्ष के शब्दों का कोई और गहरा मतलब था। उसने हमेशा की तरह उसे धन्यवाद दिया और यूं ही पूछा, बहन, क्या ऊपर वालों के पास इस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन है? जब किंजिंग ने उस बूढ़ी औरत को बुलाया तो उसका बूढ़ा चेहरा खुशी से भर गया। उसने हाथ मिलाया और कहा, अफसोस, हम तो बस निचले तबके के लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ क्या हो रहा है। जब वह बोल चुकी तो किंजिंग उसके पास से गुजरा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, बहन, घर का खाना बचा कर रखना, मुझे डर है कि भविष्य में और नहीं बचेगा। किंजिंग रुकी, लेकिन हैरान नहीं हुई। उन्होंने धीरे से धन्यवाद कहा, मुड़कर चली गई। ऑफिसर, हम उस व्यक्ति को जाने नहीं दे सकते, उसने लोगों को पब्लिक में चोट पहुंचाई है, उसे अरेस्ट करो। एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर कई लोगों ने किंजिंग का रास्ता रोक दिया। किंजिंग ने देखा तो पाया कि वे वही 5 लोग थे जिन्होंने सुबह उसका रास्ता रोका था। इसी समय 4 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया और एक और अधेर रूम के आदमी को बुलाने चला गया। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि परेशानी मत करो, लेकिन लोग फिर भी परेशानी खड़ी कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ और मैं हर दिन तुम्हारी परेशानियों का ध्यान रखने आता हूँ, है ना? यान तियान ने गाली दी और इस तरफ चलने लगा। उसके कदम भी गुस्से से भरे थे और एक नजर में ही पता चल जाता था कि वह गुस्से में है। आसपास के लोग डर के मारे आवाज भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग इस बात से बहुत नाखुश थे कि इस बार सामान आधा था और उससे सवाल करने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने यान तियान का एक्सप्रेशन देखा तो उन्होंने अपना गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं की और बात मानकर अपना सामान लेकर चले गए। जो लड़का यान तियान को बुलाने गया था वह भी चौंक गया। वह चुपचाप यान तियान के पीछे पीछे चला गया, आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मन ही मन वह खुश थी। ऑफिसर अब बहुत गुस्से में था और वह औरत मुश्किल में थी। जो भी परेशानी खड़ी कर रहा है बोलो। यान तियान लोगों के ग्रुप के पास गया और अपनी बात जैसी आंखों से उन्हें घूरने लगा। जब उसने किंजिंग को देखा तो उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। ये फिर से तुम हो? यान तियान। तियान का चेहरा गंभीर था, वह लंबा और ताकतवर था और उसका चेहरा चिड़चिड़ा था। वह ऐसा दिखता था जिससे पंगा लेना आसान नहीं था, इसलिए जिस जगह वह इंचार्ज था वहाँ लगभग कोई भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरी जगहों के उलट वहाँ बहुत सारे उपद्रवी थे और आखिर में उन लोगों को मानने से पहले उन्हें जबरदस्ती दबाना पड़ा। पिछली बार जब वह इंचार्ज थे तो एक आदमी ने एक महिला को सीट बदलने की धमकी दी थी, जिससे ये परेशानी हुई थी और इसे जल्दी ही सुलझा लिया गया था। हालांकि क्योंकि वहाँ ज्यादा परेशान करने वाले लोग नहीं थे, इसलिए पिछली घटना के मुख्य किरदारों में से एक किंजिंग ने भी यान तियान पर कुछ असर डाला। आखिरकार वह महिला काफी साहसी थी और इस बार जब उसने किंजिंग को देखा तो उसने उसे पहली बार में ही पहचान लिया। अचानक यह मामला फिर से उससे जुड़ गया। जब भाई लॉन्ड और बाकी 5 ने ये सुना तो वे बहुत खुश हुए। क्या ऐसा हो सकता है कि किंजिंग ने बेबसी से कंधे उचकाए? सर, यह मेरा काम नहीं है। पिछली बार किसी और ने मुझे धमकाया था, इस बार आपने देखा कि उन्होंने मेरा रास्ता रोका और मेरे लिए परेशानी खड़ी की। मैं शुरू से आखिर तक बेगुनाह था। किंजिंग का पूरा चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। उसकी आंखें साफ और चमकदार थी, उस समय हल्की सी मुस्कान थी और वह बहुत मासूम लग रही थी। सामान बांट रही महिला ने मुड़कर कहा, हाँ मैंने देखा। लड़की ने कुछ नहीं किया, वह काफी विनम्र है। भाई यांग ने भाई लॉन्ड और बाकी 5 को देखा। वे एक पल के लिए घबरा गए लेकिन जल्दी शांत हो गए। भाई लॉन्ड 2 कदम आगे बढ़े और अपने चेहरे पर लगे घाव की ओर इशारा किया। ऑफिसर, हम अभी की नहीं बल्कि पहले की बात कर रहे हैं। मेरे चेहरे पर घाव दूसरे आदमी के चाकू चलाने से हुआ था। वह सामान लेने जा रहा था, इस आदमी ने किसी को घायल कर दिया और भाग गया। अब हमें नहीं पता कि किससे मदद मांगे, इसलिए हम सिर्फ आपसे ही पूछ सकते हैं। उसके चेहरे पर घाव साफ और साफ दिख रहे थे और एक नजर में ही पता चल रहा था कि वे ताजा घाव थे। तो सबकी नजरें फिर से किंजिंग पर टिक गई। किंजिंग की आंखों में कोई बदलाव नहीं आया और उसने शांति से कहा, बिना किसी सबूत के अगर आप कहते हैं कि मैंने आपको चोट पहुंचाई है तो कौन मुझ पर विश्वास करेगा? सर, मैं सच में बेगुनाह हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 5 लोग मुझे इसलिए परेशान करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं अकेली हूँ? यान तियान पहले से ही थोड़ा बेसब्र था जब उसने देखा कि यहाँ हंगामे की वजह यह नहीं थी। उसकी जिम्मेदारी ये पक्का करना था कि सप्लाई बांटते समय कुछ भी गलत न हो। दूसरे मामले उसकी जिम्मेदारी नहीं थे और वह अब उनका ध्यान नहीं रख रहा था। तो उसने हाथ हिलाते हुए कहा, चले जाओ, अपने निजी मामले निपटा लो, मेरे पास तुम्हारी छोटी मोटी बातों में पड़ने का समय नहीं है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। भाई लॉन्ड और उसके साथियों के चेहरे काले पड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा।
ये देखकर कि महिला उन्हें मुस्कुराकर देख रही है, वे बेबस हो गए। आखिर में भाई लॉन ने कहा, जाओ और पहले अपना सामान लेने के लिए लाइन में लग जाओ। आज मुख्य काम सर्वाइवल सप्लाई इकट्ठा करना है, इसमें कोई देरी नहीं हो सकती। जाने से पहले उसने किम जिंगयू को मतलब से देखा, तुम बहुत दिलचस्प हो। किम जिंगयू ने व्यंग्य किया, क्यों, क्या तुम अगली बार कहोगे कि तुम मुझे पसंद करते हो? भाई लॉन का गला रुंध गया, वह लड़खड़ाया, मुड़ा और किम जिंगयू को भूलने लगा। लेकिन मैंने पाया कि यह महिला सच में बहुत खूबसूरत थी। हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसकी आंखों को देखकर ही मुझे लगा कि वह बहुत खूबसूरत है। अगले ही पल भाई लॉन का चेहरा काला पड़ गया, वह मुड़ा और तेजी से चला गया। पीछे की टीम में एक आदमी किम जिंगयू की पीठ को उदास होकर देख रहा था, उसकी आंखें जहरीली जबान की तरह थी। यह नजर देखकर किम जिंगयू ने पलट कर देखा और उस आदमी ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और किम जिंगयू की तरफ नहीं देखा। काफी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और फिर से किम जिंगयू को देखा। अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़कने लगा। थोड़ी ही दूर पर वह महिला अभी भी वहीं खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उस आदमी का दिल बैठ गया, ये जानकर कि दूसरी पार्टी ने उसे खोज लिया है। अगले ही पल उसने मजाक उड़ाया, तो क्या हुआ अगर उसे खोज लिया गया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अब भी उससे डरता हो? अब जब तुमने उसे देख लिया है तो भाग क्यों नहीं जाते? इसके बजाय तुम अभी भी वहीं खड़े हो, मरने का इंतजार कर रहे हो। क्या हुआ? उसके पीछे खड़े एक आदमी ने पूछा, ये देखकर कि वह अजीब लग रहा था। मैंने उस कुतिया को पिछली बार देखा था, उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। कौन सा? वही जिसने पिछली बार हम पर केस किया था और बच निकला था। उसके पीछे वाला आदमी भी उदास लग रहा था और उसने किम जिंगयू को ढूंढते हुए इधर उधर देखा। पिछली बार जब वह और उसके भाई पूरी रात बर्फ में इंतजार करते रहे थे लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था तो उसे गुस्सा आ गया। उसकी नजर किम जिंगयू पर पड़ी और फिर उसे पहचाने बिना ही दूर चली गई। उसके सामने खड़े आदमी ने उसे याद दिलाया, ये रही सफेद कोट वाली औरत। फिर उस आदमी ने किम जिंगयू की तरफ देखा लेकिन उसे थोड़ा शक हुआ और उसने कहा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह वही है? हाँ, ये वही है। आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। हर कोई लाइन में खड़ा था, कसकर लिपटा हुआ था और जान पहचान वालों के अलावा कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। लेकिन अभी जो हुआ उसने उस औरत पर ध्यान दिया और जितना ज्यादा वह उसे देखता वह उतनी ही जानी पहचानी लगती। अगर उसे पहले कुछ शक था तो अभी इस आदमी की आंखों में देखकर उसे पक्का यकीन हो गया। वह ये भी जानता था कि दूसरी पार्टी उसे पहचानती है। तुम और तुम्हारी बेस्टी यही लाइन में लग जाओ, सामान लेने के बाद यही हमारा इंतजार करना, मैं दूसरों को लेकर उसे रोकने आऊंगा। इस बार हम उसे जाने नहीं देंगे। उस आदमी ने अपने पीछे वाले आदमी को उनके आईडी कार्ड देते हुए कहा और दूसरे भाइयों को किम जिंगयू की तरफ तेजी से चलने के लिए कहा। तुम बदबूदार कुतिया, मैंने तुम्हें पिछली बार भागने दिया था, चलो देखते हैं इस बार तुम कहाँ भाग सकती हो। एक गली में उसके बगल में एक ऊंची बिल्डिंग थी। ये पहले एक ऑफिस बिल्डिंग हुआ करती थी लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। वह आदमी किम जिंगयू को घेरने के लिए 2-3 लोगों को ले आया। ये जगह नानफेंग स्क्वायर से ज्यादा दूर नहीं है लेकिन यह उन लोगों के मैनेजमेंट के दायरे से बाहर है। वह जानता था कि सप्लाई के साथ किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए अब कोई और यहाँ के मामलों की परवाह नहीं करेगा। इसी वजह से जब वह महिला के साथ यहाँ आया तो उसने कार्रवाई की। आदमी ठंड से काम रहे थे और हौंट रहे थे। वे अपने हाथों पर फूंक मारते रहे लेकिन उनकी नजरें किम जिंगयू से नहीं हटी। दिन में बर्फ रात के मुकाबले हल्की थी लेकिन फिर भी लोगों की नजर धुंधली हो गई, इसलिए वे किम जिंगयू की आंखें साफ नहीं देख सके। उन्हें लगा कि किम जिंगयू उनके हाथों में है और उनकी आंखों में गर्व की झलक थी। धत तेरे की, तू इतना नासमझ है कि हम भाइयों से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। तू तो बस मौत को बुला रहा है। देखते हैं इस बार तू कहाँ भाग सकता है। किम जिंगयू ने धीरे से हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भाग जाऊंगी? अगर मैं भागना चाहूँ तो ये लोग कभी भी मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। कई लोग हैरान रह गए और उन्हें लगा कि इस व्यक्ति का रिएक्शन थोड़ा अजीब था। उसने अभी अभी उन्हें साफ देखा था लेकिन उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय ऐसा लगा कि वह उनका इंतजार कर रही थी। पीछे वाले लोग भी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। उसे पता था कि वे उसके पास आ गए हैं लेकिन मदद मांगने के लिए वापस जाने के बजाय वह उस जगह की ओर चली गई जहाँ कम लोग थे। क्या कोई ट्रिक है? उसके अन्य साथी भी है। कई लोग चौंक गए और आगे चल रहा आदमी ध्यान से इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई अचानक कहीं से कूदकर उन पर हमला न कर दे। लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी उन्हें कोई नहीं दिखा। जब वे मुड़े तो देखा कि वह औरत उन पर मजाक में मुस्कुरा रही थी। उस आदमी को लगा कि उसे बेवकूफ बनाया गया है और वह गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि औरत भागना नहीं चाहती, शायद इसलिए कि उसका शरीर ऐसी हालत में है कि वह भाग ही नहीं सकती। अब वह कुछ कहकर उन्हें डराना चाहती है जो बस एक सपना है। उसने बकवास बंद कर दी और चिल्लाया, यह औरत बहुत चालाक है, चलो पहले इसे पकड़ते हैं। ऐसा कहते हुए वह सबसे पहले किम जिंगयू की ओर दौड़ा। यह मूव बिल्कुल वैसा ही था जैसा किम जिंगयू चाहती थी। इस बार वह अपने साथ कोई हथियार नहीं ले गई थी। वह हाल के दिनों में अपनी ट्रेनिंग के नतीजों को अपने नंगे हाथों से टेस्ट करने के लिए तैयार थी। दौड़ना उन्हें डराओ ये तो हास्यास्पद है। मैं यही उनका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी भी सोच रहा था कि उसकी अभी की ताकत को कैसे टेस्ट करूँ और अब ये लोग अपने आप आगे आ गए हैं। वह इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकती थी? जाहिर है उसे इसका अच्छा इस्तेमाल करना था। अगर वह अपनी स्पीड से भागना चाहती तो बहुत पहले ही गायब हो गई होती। वह उनका इंतजार क्यों करती? ये दुख की बात है कि ये लोग आम लोग हैं और कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा सकते, लेकिन कुछ न होने से तो ये बेहतर है। ये देखकर कि वह पहले ही उसके सामने आ गया है, औरत बिल्कुल भी नहीं हिली, जैसे वह बुरी तरह डर गई हो। आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐसे इंसान ने उन्हें नाराज करने की हिम्मत की, वह तो बस मौत को बुलावा दे रही थी। दूसरे लोगों को अपने सामने भागते देख किम जिंगयू 2 कदम आगे बढ़ी, दूसरे लोगों के मुंह से बचने के लिए झुकी, फिर दूसरे लोगों के कपड़े पकड़कर उसे उठा लिया। दूसरे लोगों की हैरान आंखों के सामने उसने उसे पीछे खड़े लोगों की तरफ फेंक दिया। उस आदमी की लाश उन लोगों पर गिर पड़ी। पूरा 180 किलोग्राम का आदमी उन पर गिरा और कई लोग खून की धार के साथ जमीन पर गिर पड़े। वे किम जिंगयू को हैरानी से देखने लगे, उनकी आंखों में डर था। ये 180 पाउंड से ज्यादा का था, लेकिन उसने इसे बिना किसी मेहनत के आसानी से उठाया और बाहर फेंक दिया। वह कैसी महिला स्ट्रॉन्गमैन है? किम जिंगयू को तेजी से अपनी ओर आते देख कई लोगों ने उन आदमियों को धक्का दिया, ऊपर चढ़े और सामान बांटने की जगह की तरफ भागते हुए चिल्लाने लगे, बचाओ। किम जिंगयू पहले ही उस आदमी के पास पहुंच चुकी थी जिसके पास रेंगने का भी समय नहीं था। उसे रहम की भीख मांगते देखकर उसने उसे एक हाथ से पकड़ा और फिर से उन आदमियों पर फेंक दिया, जिससे वे कई मीटर दूर जा गिरे। इस बार इन लोगों की रुकने की हिम्मत नहीं हुई और वे उस आदमी को उठाने का मौका पाकर भाग गए। किम जिंगयू ने अब उसका पीछा नहीं किया। उसने ताली बजाई, उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव था। हालांकि वह यह नहीं माप सकती थी कि उसका मुक्का कितना शक्तिशाली था। किम जिंगयू को अपनी ताकत का मोटा मोटा अंदाजा था।
अंदाजा लगाया गया कि वह आदमी करीब 1.8 मीटर लंबा था और पतला नहीं था। उसने अंदाजा लगाया कि उसका वजन करीब 180 पाउंड था। लेकिन चाहे वह उठा रही हो या फेंक रही हो, उसे लगा कि यह आसान है और उसे कोई मेहनत महसूस नहीं हुई। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे लिए 200 पाउंड से ज्यादा वजन वाली ऐसी चीज इस्तेमाल करना आसान है। अगर यह ज्यादा भारी भी हो तो भी शायद मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जैसे जैसे वह हर दिन स्पेस वाटर पीती है, उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया, ये सोचकर किम जिंग यून ने अपनी मुठ्ठियां हवा में कई बार घुमाई। हवा में उसकी मुठ्ठियों के चटकने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके पास पड़े बर्फ के टुकड़ों ने भी अपना रास्ता बिगाड़ दिया। ये देखकर किम जिंग यू कई बार हंसा और खुश हुआ। तारा और चंद्रमा जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। किम जिंग यू ने आवाज सुनी, लेकिन उसका शरीर बिना रुके आगे की ओर खिसक गया। अजीब बात है, शायद मैंने गलत देखा, लेकिन पीछे से वह आकृति साफ तौर पर उसके जैसी दिखती है। थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी आकृति बर्फ में खड़ी थी, जाती हुई आकृति को देख रही थी और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगी। लांजी, क्या हुआ? एक लंबा आदमी उस छोटी सी आकृति की ओर बढ़ा। मुलांजी ने अपने हाथों पर फूंक मारी और पीछे देखा। उसकी लंबी पलकों पर बर्फ की एक परत जम गई। मुझे अभी जिंग यू दिखी थी, लेकिन मैंने उसे कहा था कि पीछे मत देखो, शायद मैंने गलत देखा। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज ठंड से कांप रही थी। चलो लाइन में लगो और जितना हो सके उतना ले लो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जिंग यू की बात मानकर और स्टॉक कर लेती। वापस आते समय किम जिंग यू को अपने शियानहे समुदाय के एक बड़े ग्रुप से मुलाकात हुई। ग्रुप में सैकड़ों लोग थे जो बहुत शानदार लग रहे थे। वह उनसे दूर रही और उनसे आमने सामने नहीं मिली और आसानी से कम्युनिटी में लौट आई। मेरे हाथ लगभग जम गए हैं, बहुत ठंड है घर पर। किम जिंग यू ने मन ही मन बुदबुदाते हुए अपने कपड़े उतारे और अपने कपड़ों से हीट ब्लॉकिंग पैक निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। 20 से ज्यादा हीट ब्लॉकिंग पैक की गर्मी पहले ही खत्म हो चुकी थी और वे बर्फ जैसे ठंडे हो गए थे, जिससे उसके हाथ भारी पत्थरों की तरह जम रहे थे। उसने ठंडे हाथों को सहा और उन सबको कूड़ेदान में फेंक दिया। अपने लाल हाथों को देखकर उसने जल्दी से अपने हाथों और चेहरे पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाए। किम जिंग यू ने आज शॉपिंग के लिए बाहर जाने का प्लान नहीं बनाया था। उसने अंदाजा लगाया कि वह ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहेगी, इसलिए उसने घर का एयर कंडीशनर बंद नहीं किया। जैसे ही वह अंदर गई, कमरा गर्म हो गया, जिससे धीरे धीरे उसके शरीर की ठंडक गायब हो गई। आज नोटिस बहुत जल्दी आ गया और किम जिंग यू भी जल्दी चली गई। अब वह सुबह करीब 9 बजे ही वापस आ गई है। जब उसका शरीर थोड़ा गर्म हुआ तो उसने टेबल पर रखे लाल बैग को देखा, जिसमें आज उसे मिले नूडल्स थे और उसने आज सुबह एक कटोरी नूडल्स बनाने का फैसला किया। नाश्ता बहुत सादा था। 10 मिनट बाद खुशबूदार टमाटर और अंडे वाले नूडल्स का एक कटोरा तैयार था। उसने उसके साथ दूध की एक बोतल ली और खुशी खुशी नाश्ता किया। हालांकि यह आसान है, लेकिन यह पौष्टिक है और इसका स्वाद बहुत अच्छा है। किम जिंग यू अपनी कुकिंग स्किल से बहुत खुश है। इस समय कम्युनिटी के दूसरे लोग अभी भी सामान इकट्ठा कर रहे थे। जब वह निकली तो उसके पीछे पहले से ही बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे। ये साफ नहीं था कि उनकी बारी कब तक आएगी, इसलिए इतने बड़े समुदाय में केवल किम जिंग यू और कुछ बुजुर्ग लोग और बच्चे थे और यह बहुत शांत था। कमरे में सिर्फ किम जिंग यू के मुक्कों की प्रैक्टिस करने की आवाज आ रही थी। भले ही वह पहले से ही काफी माहिर थी और आम लोगों से निपटने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी वह बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरत रही थी। आजकल उसे सिर्फ कम्युनिटी के लोगों से डील करना होता है और कभी कभी बाहर जाने पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसकी अभी की ताकत काफी है। लेकिन अब से जिन लोगों का आपको सामना करना होगा वे सिर्फ आम लोग नहीं है। दुनिया में हमेशा से ही आपसे बेहतर लोग रहे हैं, बस उसे अभी तक कोई मास्टर नहीं मिला है। अगर उसे कोई मास्टर मिल भी जाए तो उसकी अभी की ताकत काफी नहीं होगी। इसके अलावा भविष्य में रहने का माहौल और भी मुश्किल होता जाएगा और उसे एक मजबूत शरीर की जरूरत है। पापा जिम में वर्कआउट जारी रहता है। वह हाल ही में मेडिकल किताबें नहीं पढ़ रही है। पिछले महीने में उसने सभी मेडिकल किताबें पढ़ ली हैं और सारी जानकारी उसके दिमाग में अच्छी तरह से याद हो गई है। उसने थ्योरेटिकल नॉलेज में मास्टरी हासिल कर ली है और अब उसे बस थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है और उसे प्रैक्टिस करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन उसने अपने शरीर पर प्रैक्टिस करने के बारे में सोचा। लेकिन अब वह बाघ की तरह ताकतवर है और उसे कोई बीमारी या मुसीबत नहीं है, इसलिए अब उसके लिए इसे प्रैक्टिस में लाने की कोई जगह नहीं है। जहां तक खुद को चोट पहुंचाने और फिर खुद को ठीक करने की बात है, किम जिंग यू का खुद को नुकसान पहुंचाने का कोई मन नहीं था और वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाई, इसलिए मामला अनसुलझा ही रह गया। वह ज्यादा से ज्यादा हर दिन समय निकालकर उस डमी पर एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस करती थी जो उसने पहले खरीदी थी और अब वह एक बहुत अच्छी एक्यूपंक्चरिस्ट बन गई थी। मेडिकल स्किल्स में अच्छी तरक्की न कर पाने की वजह से किम जिंग यू सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज पर ध्यान दे पाई और जो समय उन्होंने पहले मेडिकल किताबें पढ़ने में लगाया था उसे इसी में लगा पाई। किम जिंग यू अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे काफी देर तक दरवाजे पर दस्तक सुनाई नहीं दी। जब वह बाहर आई तो दस्तक कम हो गई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ है। बेचारा लिन चुवान, उसने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला। उसे पक्का नहीं था कि किम जिंग यू वापस आया है या नहीं। उसे डर था कि तीनों हुआन भाई कभी भी वापस आ जाएंगे और उसे डर था कि वे उसे पकड़ लेंगे। उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह मुड़ा और नीचे चला गया और घर पहुंचकर दरवाजा कसकर बंद कर लिया। इन दिनों वह इतना उदास जीवन जी रहा था कि घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। तीनों भाई बारी बारी से उसके घर की रखवाली करते थे और हर दिन उसका दरवाजा खटखटाते थे, जिससे वह परेशान हो जाता था। लेकिन वह उनके बारे में कुछ नहीं कर सका और उसका पिछला प्लान भी लागू नहीं हो सका। इसके अलावा कम्युनिटी के मौजूदा हालात को देखते हुए ये तरीका काम नहीं करेगा। हर कोई पहले से ही अफरा तफरी में था और अब तीनों भाइयों को बदनाम करके उन्हें बाहर निकालना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब समस्या ये नहीं है, बल्कि इन 3 लोगों से छुटकारा कैसे पाया जाए। ये हमेशा नहीं चल सकता, लेकिन इन 3 लोगों का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। यह हर दिन होता रहा और उसे बाहर जाकर मदद मांगने का मौका भी नहीं मिला। अगर वे आज सप्लाई इकट्ठा नहीं कर रहे होते तो वे तीनों शायद अभी भी पहरा दे रहे होते। उनके जाने के बाद उसने मौका देखकर कम्युनिटी के लोगों के साथ रुके बिना ही भाग गया। उसने जल्दी से सामान इकट्ठा किया और वापस आ गया। जब वे लोग अभी भी यहाँ थे तो वह किम जिंग यू से जवाबी कार्रवाई पर बात करना चाहता था। आखिर वे तीनों भाई भी किम जिंग यू के दुश्मन थे और किम जिंग यू की वजह से वह इन तीनों भाइयों से परेशान हो गया था। अगर वह तीनों भाइयों से निपटने के लिए उसके साथ काम करने को तैयार होती तो इससे न केवल उसकी मौजूदा परेशानियां हल हो जाती, बल्कि किम जिंग यू बदला भी ले सकता था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी देर तक खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। लिन चुवान को पक्का नहीं पता था कि वह घर पर नहीं है या वह दरवाजा नहीं खोलना चाहती। बैंग बैंग बैंग, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और दरवाजा जोर से बंद हो गया, जैसे कोई उसे नीचे धकेलना चाहता हो। चलो हम फिर से चलते हैं।
उसने आ भरी, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि तीनों हुआन भाई फिर से परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इस समय उसे खुशी थी कि वह जल्दी वापस आ गया और उन्होंने उसे रोका नहीं। वे इतनी जल्दी वापस आ गए, इससे पता चलता है कि ये तीनों लोग कम्युनिटी टीम के साथ नहीं थे। अब जब वे वापस आ गए हैं तो वे उसके लिए परेशानी खड़ी करने आए हैं। अच्छी बात यह है कि इस कम्युनिटी का दरवाजा काफी मजबूत है, इसलिए जब तक आप इसे खुद से नहीं खोलते तब तक आप सुरक्षित हैं। लिन चुवान ने सांस छोड़ी, हिलते हुए दरवाजे की तरफ देखा, सोफा लिया और मुंह बनाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। किन परिवार की दुखी नैनी लिन, अंदर मरा हुआ मत बनो। मुझे पता है तुम घर पर हो। अगर तुम्हें मुझे राज बताने की हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो। अगर तुम छिप कर रहोगे तो तुम किस तरह के आदमी हो। दरवाजे के बाहर हुआन सांग गुस्से में चिल्ला रहा था, दरवाजे पर थप्पड़ और लात मार रहा था। कोई सोच सकता है कि अगर लिन चुवान खुद उसके सामने आ जाए तो वह कितना बेरहम होगा। लिन चुवान को इन दिनों इसकी आदत हो गई थी और वह जानता था कि वे दरवाजा नहीं खोल सकते, इसलिए उसने ज्यादा चिंता नहीं की और बाहर लोगों को जवाब नहीं दिया। अगर किसी को पता नहीं होता तो वे सोचते कि वह घर पर ही नहीं है। दरवाजे के बाहर खड़े हुआन सांग ने भी ऐसा ही सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वे लोग चले गए तो ये लिन भाग गया और वापस आने की हिम्मत नहीं की। लिन चुवान कमरे में सोच रहा था। दरवाजे के बाहर के शोर की वजह से वह शांत नहीं हो पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे कोई रास्ता निकालना होगा और अब उसकी उम्मीद किन जिंगयू पर टिकी थी। इसी समय उसकी नजर दरवाजे के सामने वाली बालकनी की खिड़की पर पड़ी। दोपहर में किन जिंगयू के पास करने के लिए कुछ नहीं था। वह शो देखते देखते थक गई थी, इसलिए वह खिड़की पर आई, टेलीस्कोप निकाला और नानफेंग स्क्वायर की ओर देखा। सफेद बर्फ के बीच अनगिनत काली परछाइयां एक दूसरे से घनी तरह से लिपटी हुई थी। पहले की ठंडी और शांत जगह के उलट आज वह जगह लोगों से भरी हुई थी जो पकौड़ों की तरह लिपटे हुए थे। इस समय उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसे अभी अभी सामान मिला था बिना हिले डुले वही खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसका सामान बांट रही आंटी से झगड़ा हो गया था और दोनों में बहस होने लगी। जैसे ही उसने ये कहा, उस आदमी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उसने बूढ़ी औरत को धक्का दिया, लाल बैग का एक गुच्छा छीना और भागने के लिए मुड़ा। लेकिन अगले ही पल यान तियान ने उस आदमी के पैर में गोली मार दी और वह बर्फ में गिर गया। ये जानलेवा नहीं है, लेकिन इससे चलने फिरने में दिक्कत होती है। इस घटना के बाद बाकी लोग डर गए और उन्होंने खुद को संभालना शुरू कर दिया। शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। किन जिंगयू ने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाई और देखा कि हाई सिटी में 3 या 4 जगहों पर सामान बांटा जा रहा था और हालात नानफेंग स्क्वायर जैसे ही थे। आम दिनों में हाइशी एक मरे हुए शहर जैसा दिखता है, बर्फ और बर्फ के एक शांत राज्य जैसा, लेकिन आज हर जगह लोग देखे जा सकते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के नाटक हो रहे हैं, लेकिन साफ बदलाव यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग परेशानी और लूटपाट कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहले की कानूनी पाबंदियों को नजरअंदाज कर रहे हैं और लापरवाही से काम कर रहे हैं। उसने टेलीस्कोप नीचे रखा, अपनी आंखें मली, घूमी और वापस सोफे पर जाकर बैठ गई। टेबल पर रखा फोन अभी भी ड्रामा कर रहा था, लेकिन किन जिंगयू उस समय ये सब देख नहीं सका और उसने फोन बंद कर दिया। बैंग बैंग बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन किन जिंगयू ने उसे नहीं खोला और न ही उस पर कोई ध्यान दिया, बस उस व्यक्ति को दस्तक देने दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर खटखटाने की आवाज बंद हो गई। किन जिंगयू को लगा कि दूसरे पक्ष ने हार मान ली है और उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। हाल ही में इस तरह से ज्यादा लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं। वे लिन चुवान नहीं है, न ही उनके घर के सामने वाला पड़ोसी, बल्कि कम्युनिटी बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे लोग हैं। वे लोग यहाँ खाना मांगने आए थे। हाल के दिनों में ऐसे बहुत से लोग हैं। जब तक कोई दरवाजा खटखटाने के बाद नहीं खोलता वे खुद ही चले जाएंगे। लेकिन इस बार वह गलत लग रही थी। बाहर का शोर थोड़ी देर के लिए बंद हो गया और एक आवाज सुनाई दी, मिस जिंगयू, यह मैं हूँ, आंटी वान। दूसरे पक्ष की आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन फिर भी वह किन जिंगयू के कानों तक साफ पहुंची। उसने अपने कान रगड़े और एक पल के लिए सोचा कि क्या उसने गलत सुना है। वह जिस एक ही इंसान के बारे में सोच सकती थी जो उसे इस तरह बुलाएगा और खुद को आंटी वान कहेगा, वह किन परिवार की लिविंग नैनी आंटी वान थी। लेकिन इस बर्फीले मौसम में दूसरा व्यक्ति उसके दरवाजे पर कैसे आ सकता है? दूसरी पार्टी उसके घर कैसे आई, ये बताए बिना वह ये जानना चाहती थी कि दूसरी पार्टी इस स्थिति में उसके घर क्यों आई। बाहर से आवाज आती रही, मिस जिंगयू, प्लीज दरवाजा खोलिए और मुझे एक कप गर्म पानी पीने के लिए अंदर आने दीजिए। मैं ठंड से लगभग मर रहा हूँ। इस समय किन जिंगयू को यकीन हो गया था कि उसने गलत नहीं सुना है। वह सच में वान माँ की आवाज थी। वह कुछ समय के लिए किन परिवार में रह चुकी थी और वान माँ की आवाज पहचान सकती थी। वह दरवाजे तक गई और झांकने के छेद से बाहर देखा। उसने देखा कि एक औरत जिसके पूरे शरीर पर सफेद बाल थे कांप रही थी और दरवाजे पर खड़ी थी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि ये सफेद बाल नहीं बल्कि बर्फ थी। उसके शरीर पर सिर से पैर तक बर्फ की एक परत थी और वह ऐसी लग रही थी जैसे जम गई हो। उसने दरवाजा खोला और जब उसने दरवाजा खुला देखा तो आंटी वान बहुत खुश हुई और घर के अंदर भागने ही वाली थी कि किन जिंगयू ने उन्हें रोक दिया। मिस जिंगयू, आप क्या कर रही हैं? मैं मालिक और मालकिन के कहने पर आपसे मिलने आया हूँ। आप मुझे अंदर क्यों नहीं बैठने देती? दूसरे पक्ष ने गुस्से से किन जिंगयू की ओर देखा, जिससे उसका चेहरा पीला और बिना खून का दिखाई दिया। जब उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे व्यक्ति को घूरते हुए किन जिंगयू की आंखें चमक उठी। ये देखकर कि किन जिंगयू ने उसे जाने से मना कर दिया, वान माँ ने घमंड से कहा, मिस जिंगयू, मास्टर और उनकी पत्नी ने कहा कि तुम उनकी बच्ची हो। इस स्थिति में वे तुम्हारे बाहर अकेले होने से परेशान हैं, इसलिए जब तक तुम मिस लियाओ को ढूंढ लेती हो तुम मिस लियाओ के साथ किन परिवार के पास वापस जा सकती हो। इससे पता चलता है कि उसने अभी भी किन लियाओ को ढूंढने की कोशिश नहीं छोड़ी है। इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि वे नैनी को किन लियाओ को ढूंढने के लिए आने दे सकते हैं, लेकिन वे नैनी को सीधे किन लियाओ के पास नहीं जाने देते। ये बिल्कुल मजेदार है। उसने वान माँ को घूरते हुए कहा, मुझे किन परिवार में लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया वापस चले जाओ। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली थी वान माँ परेशान हो गई, ये कैसे हो सकता है? मैं इस जगह को ढूंढने के लिए कई दिनों तक चली हूँ। तुम्हें मिस लियाओ को ढूंढने के लिए मेरे साथ आना होगा। लेकिन मालिक और उनकी पत्नी ने कहा कि अगर वह काम पूरा नहीं कर पाई तो उसे किन परिवार के पास वापस नहीं लौटना पड़ेगा। किन परिवार में खाना पीना तो है, जिंदगी दुनिया खत्म होने से पहले जैसी ही है, दुख और भूखमरी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं किन परिवार में वापस नहीं जा सकता, ये कैसे हो सकता है? इस विश्वास के साथ चाहे कितनी भी ठंड हो या उसका दिल कितना भी दुख रहा हो, वह कई दिनों तक चलती रही और आखिरकार यहाँ पहुंच गई। हालांकि किन जिंगयू ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। वह ये कैसे मान सकती थी? कोई हैरानी नहीं। किन जिंगयू ने अपना सिर हिलाया और दूसरी पार्टी को ठंडेपन से देखा, जबकि वान माँ जोश में आगे बढ़ा, 2 कदम चला, लेकिन मुंह से खून थूक दिया और गिर गया। किन जिंगयू ने दरवाजा बंद कर दिया। उसे इस हालत पर कोई हैरानी नहीं हुई।
ठंड की वजह से उस आदमी के अंदरूनी अंग फट गए थे। हालांकि वह अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। ऐसे समय में किम जिंगयू को समझ नहीं आ रहा था कि वह दूसरे व्यक्ति से क्या कहे, क्योंकि उसने फिर भी आदेश का पालन किया और उसे ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अभी के हालात में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उसका शरीर कुछ दिनों तक ऐसे ही बाहर जमी हुई ठंड कैसे झेल पाएगा। बेघर आदमी भी छिपने और गर्म रहने के लिए जगह ढूंढना जानता था, लेकिन दूसरा आदमी बस ठंड सहता रहा और उसका ये हाल हुआ। ये सच में बहुत दुख की बात है। आंटी वांग अभी भी सांस ले रही थी। वह अपनी हालत से डर गई थी। ये देखकर कि किम जिंगयू दरवाजा नहीं खोल पा रही है, वह धीरे धीरे अपने शरीर को सीढ़ियों की ओर घसीटती हुई गई। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, वह मर नहीं सकती, उसे अस्पताल जाना होगा। बुलबुल बुलबुल जब वह सीढ़ियों पर पहुंची तो वह बिना ताकत के लुढ़क गई और 27 मंजिल पर गिर गई थी। 27 मंजिल पर रहने वाले 3 लोगों के परिवार के पुरुष मालिक के सामने, जो सामान इकट्ठा करके घर लौट रहा था। ऊपर जाकर देखना कि आपके सामने एक मरा हुआ इंसान लुढ़क रहा है, जिसके चेहरे पर खून लगा है और उसकी आंखें खुली हुई हैं और वह आपको भूल रहा है। कैसा लगता है? वह आदमी इतना डर गया था कि उसका दिल लगभग बाहर निकल आया था। उस पल उसकी धड़कन तेज हो गई और डर के मारे उसके गले से चीख निकल गई। उसके हाथों में पकड़े 3 लाल बैग जमीन पर गिर गए। क्या हुआ पापा? पति। कमरा नंबर 2709 से 2 लोग बाहर निकले। एक के हाथ में डंडा था और दूसरे के हाथ में किचन का चाकू, और वे उस आदमी के पास दौड़े। हुआन सान, जो लिन चुआन के गेट के सामने रखवाली कर रहा था, वह भी चिल्लाने की आवाज से चौंक गया और उसने ऊपर देखते हुए गाली दी। चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम किस लिए चिल्ला रहे हो, तुम कमीने। उसने बाकी शब्द नहीं कहे, क्योंकि अब उसने उस मरे हुए आदमी को खुली आंखों से देखा था और उसने शब्द निगल लिए। कोई मर गया है। आदमी की धड़कन धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा बदसूरत लग रहा था और उसने अपनी पत्नी और बच्चों को थोड़ा पीछे खींच लिया। उसने जमीन पर पड़ी आंटी वांग को गुस्से से देखा, फिर सिर उठाकर ऊपर देखा। ये व्यक्ति ऊपर से लुढ़क कर नीचे आया है। इसका ऊपर से क्या लेना देना है? यह महिला कौन है? वह अजीब लग रही है। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे पहले कभी देखा है। क्या वह हमारे समुदाय से है? उस जवान आदमी ने जमीन पर पड़े आदमी को देखा और फिर कुछ कंफ्यूजन के साथ अपने माता पिता को देखा। वह आमतौर पर स्कूल में पढ़ता था और बहुत कम घर जाता था और वह आस पड़ोस के लोगों से भी बहुत कम मिलता था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह शायद किसी परिवार का कोई बुजुर्ग होगा जो बहुत कम बाहर जाता हो। उस औरत ने भी अपना सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह उसे नहीं जानती। हुआन सैन वहां गए और पहले तो हैरान हुए, फिर धीरे धीरे मान गए। हाल ही में कम्युनिटी बहुत बदल गई है और अब पहले जैसी नहीं रही। पिछली बार जिस आदमी की मौत हुई थी, उसका परिवार अंतिम संस्कार नहीं कर पाया था और आखिर में वे उसे इलाके में ही बर्फ में एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना पाए। हत्यारे झांग क्वान को अब तक कोई सजा नहीं मिली है और आखिर में उसने सिर्फ कुछ किलो चावल देकर परिवार से छुटकारा पा लिया। इसलिए जब हुआन सान ने पहली बार लाश देखी तो वह चौंक गया, लेकिन फिर शांत हो गया। जमीन पर पड़े व्यक्ति को देखकर उसने कहा, वह व्यक्ति तुम्हारे सामने मर गया। क्या वह तुमसे संबंधित हो सकता है? नहीं। आदमी ने अपना सिर हिलाया और उसकी पत्नी गुस्से में आगे आई। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसका मेरे पति से क्या लेना देना है? मुझे अब भी तुम पर शक है। तुम हर दिन हमारे घर के सामने क्या करते रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने किसी को मारकर यहाँ छोड़ दिया हो? इसका मुझसे क्या लेना देना है? इसका मेरे पति से क्या लेना देना है? मुझे मत काटो। दोनों ने एक दूसरे को गालियां दी और आखिर में एक दूसरे को उदास चेहरे से घूरने लगे। लिन चुआन, जो कमरे में था, जब उसने बाहर की बातें सुनी तो चौंक गया। कोई मर गया, कम्युनिटी में एक और इंसान मर गया। चीजें उतनी ही अस्त व्यस्त निकली जितनी उसने सोची थी। ठीक है भाई, बकवास बंद करो। इस मामले का हम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी सीढ़ियों से ऊपर गया और देखा कि कोई मेरे सामने लुढ़क रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अभी अभी मौत हुई हो सकता है वह ऊपर से गिरकर मर गया हो। उस आदमी ने शांति से कहा। साथ ही उसने अपने पास बैठी अपनी पत्नी को दिलासा दिया और जमीन पर पड़ा बैग उठा लिया। उसकी बातें सुनकर हुआन सान शांत हो गया। जमीन पर पड़े आदमी को बुरा और ठंडे स्वर में कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? ये किसका परिवार है? अगर वह यहाँ मर गया तो हम क्या करेंगे? मैं अभी पुलिस को कॉल नहीं कर सकता या हॉस्पिटल से कांटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे यही नहीं छोड़ सकता। इस समय उनकी चीखें सुनकर नीचे रहने वाले कई परिवार स्थिति देखने के लिए ऊपर आए। जमीन पर पड़ी लाश को देखकर उनके चेहरे बदल गए और फिर उन्होंने हुआन सान और वहां मौजूद दूसरे लोगों की ओर इशारा किया। हुआन परिवार के बाकी 2 भाई भी भीड़ में थे। ये देखकर वे उदास चेहरे वाले अपने छोटे भाई के पास गए और धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ और तुमने लड़ाई शुरू कर दी? वे तीसरे भाई के गुस्से को अच्छी तरह जानते थे और यह नामुमकिन नहीं था कि वह गुस्से में दूसरों से झगड़ा कर ले। क्या उसने गलती से इस महिला को मार दिया? भाई, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरे समय दरवाजे की रखवाली कर रहा था। मैं बस उस कमीने लिन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मैंने कभी उसे मारने के बारे में नहीं सोचा। हुआन सान ने जल्दी से हाथ हिलाया और बाकी 2 भाइयों ने भी राहत की सांस ली। 3 लोगों के परिवार ने भी सबको बताया कि क्या हुआ था। वह अचानक क्यों मर गया? हाँ, अभी भी इतना खून क्यों है? क्या उसे पीट पीट कर मारा गया होगा? यह आदमी इतना अनजान क्यों लग रहा है? क्या तुम में से किसी ने उसे पहले देखा है? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। सबने सिर हिलाया और इशारा किया कि वे मरने वाले को नहीं जानते। कुछ को शक था कि मरने वाला दूसरी बिल्डिंग का था और उसे यहाँ फेंका गया था, लेकिन अगर वे उसे यहाँ फेंकना ही चाहते थे तो वे उसे नीचे के फ्लोर पर फेंकते, तो उसे यहाँ क्यों फेंका गया? वह ऊपर से गिरा है। शायद उसका ऊपर वाले लोगों से कुछ लेना देना है। ऊपर सिर्फ 2 परिवार हैं, क्यों ना हम ऊपर जाकर उनसे पूछ लें? इस समय किसी ने ये सुझाव दिया और 27 मंजिल पर रहने वाले 3 लोगों के परिवार ने तुरंत सहमति दे दी। जब किसी की मौत होती है तो उसकी बॉडी को संभालना होता है और उसे हमेशा के लिए उनके दरवाजे पर नहीं छोड़ा जा सकता। भले ही अब ठंड है और कोई बदबू नहीं है, फिर भी उन्हें ये सोचकर अजीब लगता है कि उनके दरवाजे पर कोई मरा हुआ इंसान है। दूसरों की तुलना में वही हैं जो समस्या को सबसे ज्यादा हल करना चाहते हैं। लोगों का एक ग्रुप एक बड़े जुलूस के साथ 28 मंजिल की ओर चला। किम जिंगयू, जो कमरे में थी, उसने नीचे से शोर पहले ही सुन लिया था। हालांकि वह साफ साफ नहीं सुन पा रही थी कि ये लोग क्या कह रहे थे, लेकिन उसे पता था कि ये काफी शोर था। लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और वह शो देखती रही जो उसने पूरा नहीं देखा था। जब तक उसे ऊपर आते हुए कदमों की आवाज नहीं सुनाई दी, तब तक उसने अपना फोन बंद नहीं किया। उसके चेहरे पर कोई अजीब भाव नहीं था, न ही वह हैरान थी। उसे इस सीन की उम्मीद थी। तो जब कदमों की आहट पास आने लगी तो उसने दरवाजा खोला और पास में खड़े दर्जन भर लोगों से रूखेपन से कहा, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे परेशान मत करो। उसका लहजा शांत और बेपरवाह था, जैसे वह बस यही वाक्य कहना चाहती हो। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने सबकी उलझन भरी आंखों के सामने दरवाजा बंद कर दिया।
सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि जो लोग हालात के बारे में पूछने आए थे उन्हें पता चलने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। किम जिंग यू की हरकतों से सभी लोग कंफ्यूज हो गए और एक पल के लिए वे भूल गए कि वे यहाँ किस लिए आए हैं। मुझे ये समझने में थोड़ा समय लगा कि वह महिला उन्हें ये समझा रही थी कि उस आदमी की मौत का उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इससे पहले कि वे उससे जवाब पूछ पाते वह बाहर आ गई और उसने खुद ही जवाब दे दिया। क्या हमें ऊपर जाकर पूछना चाहिए? किसी ने उसके बगल वाले व्यक्ति से धीमी आवाज में पूछा। उसके बगल वाले व्यक्ति ने कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने पहले ही कह दिया है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम अभी भी पूछ रहे हो? क्या तुम डांट खाना चाहते हो? लेकिन उसने कहा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा उसे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? सब लोग थोड़ी देर चुप रहे। फिर किसी ने कहा, अभी नीचे बहुत बड़ा हंगामा हुआ, दूसरी पार्टी ने जरूर सुना होगा। रही बात दूसरे सवाल की, अगर तुम पूछना ही चाहते हो तो खुद उससे क्यों नहीं पूछ लेते? बस पूछो, डरने की कोई बात नहीं है। हमें मामले की तह तक जाना है। वह आदमी बेपरवाह दिखा और किम जिंग यू के दरवाजे की तरफ चला गया। दूसरे लोग उसे उलझी हुई और अजीब नजरों से देख रहे थे। वह आदमी किम जिंग यू के दरवाजे पर गया, हाथ उठाया और दरवाजा खटखटाने ही वाला था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह खुद को ज्यादा मिलनसार दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया। उसने अपना उठा हुआ हाथ नीचे किया, पीछे मुड़कर सबको देखा और झिझकते हुए कहा, रुको, क्या ये 28 मंजिल है? सबने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। तो दरवाजे के सामने वाले व्यक्ति का चेहरा बदल गया और उसे याद आया कि वे अब 28 मंजिल पर हैं और 28 मंजिल पर मौजूद व्यक्ति से निपटना आसान नहीं था। थोड़ा पागल स्वभाव और जरा सी भी असहमति पर तुरंत हमला करने के अलावा वह बहुत मजबूत भी थी। झांकवान और उसकी पत्नी दोनों ही उससे पूरी तरह दबे हुए थे। जो लोग हालात की जांच करने आए थे वे सभी इन मंजिलों पर बनी ऊंची इमारतों में रहने वाले थे और उनमें से ज्यादातर ने पिछली बार जो हुआ था उसका अनुभव किया था। पिछली बार वह वहां गया था, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा कि वह औरत अचानक पागल हो गई और उसने झांकवान और उसकी पत्नी को तब तक पीटा जब तक वे लहूलुहान नहीं हो गए। वह अचानक काम गया और पीछे मुड़ा। हम यहाँ सफाई देने आए थे। वह इतनी विनम्र और प्रोएक्टिव रही है कि उसने समझाया कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अब और पूछने की जरूरत नहीं है। 28 मंजिल पर रहने वाली लड़की इमोशनली अनस्टेबल है। चाहे वह पहली मंजिल पर रहने वाले के साथ हुई घटना हो या झांकवान और उसकी पत्नी के साथ हुई घटना, ये देखा जा सकता है कि यह इंसान बुरा और बेरहम है। अगर कोई उसे दुखी करता है तो वह पागल हो जाएगी, और जब वह पागल हो जाएगी तो उसे किसी चीज की परवाह नहीं होगी। जब तक जरूरी न हो वे ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहते। क्या तुमने नहीं कहा कि उसने जो कहा वह बेकार था? किसी ने मजाक किया और बाकी लोग उसे मजाक से देखने लगे। मुझे नहीं पता था कि यह वही है। वह बहुत सुंदर है और ईमानदार दिखती है। वह झूठ नहीं बोलेगी। सबने आगे रहते हुए ही बात खत्म करने का फैसला किया और कुछ और नहीं कहा। फिर उन्होंने किम जिंग यू के सामने वाले घर की तरफ देखा। किम जिंग यू की तुलना में वे इस बार इतने विनम्र नहीं थे। उनमें से एक ने सीधे जाकर दरवाजा जोर से बंद किया। दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। घर के अंदर किम जिंग यू हेडफोन लगाकर एक ड्रामा देख रही थी और बाहर जो हो रहा था उससे खुद को अलग कर रही थी। बेशक वह जानती थी कि वे लोग अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। जब तक वे उसे परेशान नहीं करते वे लोग जो चाहे कर सकते थे। उसने पहले ही समझा दिया था कि वे लोग इस पर विश्वास करें या न करें, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा उसने झूठ नहीं बोला। हालांकि आंटी वांग उसे ढूंढने आई थी, लेकिन उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। उसकी मौत का उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर बॉडी को ठिकाने लगाना भी पड़ा तो यकीन परिवार का मामला था। कुछ देर तक बाहर बहुत शोर हुआ, फिर सब शांत हो गया। ये तो पड़ोस के लोगों को ही सबको भेजना चाहिए था। आखिर इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए सबके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वांगमा के लिए किम जिंग यू को नहीं पता था कि वे लोग इससे कैसे निपटते हैं। ये देखकर कि देर हो रही थी उसने बस नहाया, कपड़े बदले और बिस्तर पर चली गई। बूम बूम बूम। आधी रात को किम जिंग यू के कानों में खटखटाने की तेज आवाजें आईं। अपनी पिछली जिंदगी में किम जिंग यू ने हर समय और हर जगह अलग रहने की आदत डाल ली थी। खटखटाने की आवाज उसके घर से आ रही थी और किम जिंग यू तुरंत जाग गई। वह खड़ी हुई, उसके कपड़े बिस्तर के पास थे और वह कपड़े पहनते हुए लिविंग रूम में चली गई। ये दरवाजे पर दस्तक की आवाज नहीं थी बल्कि कांच की आवाज थी। उसने सीधे लिविंग रूम में फर्श से छत तक की खिड़की की तरफ देखा। अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़का और उसने अंधेरी खिड़की के बाहर कांच पर एक सिर छपा देखा। बर्फ जैसे सफेद बालों वाला आदमी अभी भी पानी से तर था। उसकी आंखें गहरी नीली थी और उसका चेहरा पीला था, जो रात की रोशनी में बहुत डरावना लग रहा था। अचानक यह दृश्य देखकर किम जिंग यू का दिल भी धड़क उठा, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी असामान्य नहीं था। वह बिना किसी डर के शांति से फ्रेंच खिड़की की ओर चली गई। जब घर के बाहर खड़े आदमी ने देखा कि किम जिंग यू ने उसे ढूंढ लिया है तो उसकी आंखों में खुशी की एक झलक आ गई। उसने हाथ हिलाया और लगभग गिर ही गया था। उसने जल्दी से बगल वाली खिड़की के वेंट पर लगे लोहे के तार को पकड़ा और मजबूती से खड़ा हो गया। किम जिंग यू पास गई और धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति का चेहरा साफ साफ देखा और महसूस किया कि खिड़की के बाहर जो चेहरा था वह लिन चुवांग का था, जिसे उसने कई दिनों से नहीं देखा था। दूसरी पार्टी असल में उसके घर के बाहर की खिड़की से उसके घर में चढ़ गई। उसने आधा मीटर ऊंची वेंटिलेशन विंडो खोली जो लोहे के तार से लगी हुई थी और लॉक थी। अगर इसे खोला जाता तो लोग बाहर जा सकते थे। यह उस समय डेवलपर का बनाया हुआ डिजाइन था ताकि इमरजेंसी में बचाव दल आसानी से अंदर आ सकें। लिन चुवान को देखते हुए, जो खिड़की के पास लेटने की कोशिश कर रहा था, उसने मजाक उड़ाया, तुम आधी रात को क्या कर रहे हो? शिंगुए, इसे जल्दी से खोलो और मुझे अंदर आने दो। मेरी ताकत लगभग खत्म हो गई है, प्लीज बाद में मेरी मदद करना। किम जिंग यू को खिड़की खोलते देख लिन चुवान खुश हो गया। उसने किम जिंग यू की बातों का जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और तुरंत बोल पड़ा। वे सीढ़ियों से ऊपर नीचे जा रहे थे। दूरी ज्यादा नहीं थी और दीवार के बाहर एक कोना था, इसलिए उसके लिए अपनी ताकत से ऊपर चढ़ना मुश्किल नहीं था। लेकिन बाहर का टेम्परेचर बहुत कम था, इतनी ठंड की उसके हाथ पैर अकड़ गए थे और पहले जैसे लचीले नहीं रहे। इसके अलावा थोड़ी देर बाहर रहने के बाद उसके शरीर का टेम्परेचर तेजी से गिर गया और इस समय उसकी ताकत लगभग खत्म हो गई थी। ठंडी हवा चल रही थी और उसका शरीर शुरू में ही अस्थिर था। वह यहाँ खड़े होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। तार पकड़े हुए उसके हाथों की नसें फूल रही थीं। अब वह बस जल्दी से घर के अंदर जाना चाहता था। अगर कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वह रिस्क नहीं लेना चाहता। काफी देर तक किम जिंगवे हिली नहीं, बस उसे देखती रही। लिन चुवान ने अपना सिर उठाया, अपनी आंखों में गुस्सा छिपाते हुए, जिंगवे, इसे जल्दी से खोलो, मैं गिरने वाला हूँ। वह बिना किसी भाव के उसे घूरती रही। आधी रात को तुम मेरी खिड़की के बाहर चढ़ गए।
अगर तुम होते तो क्या तुम मुझे अंदर आने देते? लिंचुआन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि किम जिंगयू इतना बेरहम होगा। मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मेरा असेसमेंट पूरा नहीं किया है, इसलिए तुम मेरे पार्टनर नहीं माने जाओगे। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं उनसे निपटने में आपकी मदद करूंगा। अब मुझे अंदर आने दो। मैं उनसे निपटने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। किम जिंगयू ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में नफरत थी। लिंचुआन, बस उनसे निपटना है, लेकिन इतने समय बाद भी तुमने उन्हें अभी तक नहीं हटाया है और इसके बजाय तुमने खुद को एक बुरी स्थिति में डाल लिया है। मैं तुम्हारी काबिलियत पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ और तुम्हारे साथ कोऑपरेट कैसे कर सकती हूँ? लिंचुआन हैरान रह गया। किम जिंगयू का रवैया उसके प्रति पहले भी अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा कभी नहीं था। उसने किम जिंगयू को देखा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और बेपरवाही थी। उसे ये चिंता नहीं दिखी कि वह बाहर परेशान था। वह अचानक चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, शुरू से आखिर तक तुम बस मेरे साथ मजाक कर रहे थे। तुमने कभी मेरे साथ कोऑपरेट करने के बारे में नहीं सोचा। किम जिंगयू मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, लेकिन लिंचुआन के मन में इस समय भी कुछ था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आवाज धीमी की और गिड़गिड़ाया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए हुआन परिवार के तीनों भाइयों को नाराज कर दूंगा। क्या तुम सच में इतने बेरहम हो? मुझे अंदर आने दो और मैं फिर कभी साथ देने की बात नहीं करूंगा। किम जिंगयू का कोई रिएक्शन न देखकर उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तीनों भाइयों को बता दूंगा कि तुमने ही मुझे उनसे निपटने के लिए कहा था? ये कहने के बाद जब उसने किम जिंगयू के हाव भाव देखे तो उसे अचानक पछतावा हुआ। होता है, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। लिंचुआन ने अपना सिर हिलाया। पता नहीं क्यों जब उसने किम जिंगयू को देखा जो उसके सिर के ऊपर मुस्कुरा रहा था तो उसे थोड़ा डर लगा। किम जिंगयू ने उसकी तरफ देखा। अंधेरे घर में किम जिंगयू का चेहरा अंधेरे में घुलता हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें साफ थी। वह हंसी, मुझे धमका रहे हो? तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें अभी धक्का दूंगी तो क्या तुम उन्हें बताने के लिए जिंदा रहोगे? जैसे ही उसने कहा, किम जिंगयू ने अपना हाथ बढ़ाया और धक्का दिया। नहीं, मत करो, लिंचुआन चिल्लाया। घबराहट में उसके हाथों का बैलेंस लगभग बिगड़ गया और उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। उसने नीचे देखा और 28 मंजिला इमारत की ऊंचाई से इतना डर गया कि उसका शरीर ढीला पड़ गया। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह अभी गिरा नहीं है और किम जिंगयू ने उसे धक्का नहीं दिया। वह मुड़ा और देखा कि किम जिंगयू उसे ताने से देख रही थी। उसकी आंखें उसकी कायरता का मजाक उड़ा रही थी। पता चला कि दूसरे पक्ष ने उसे डराने के लिए बस एक नकली चाल चली थी। दूसरी पार्टी उस पर हंस रही थी, उसे घबराते हुए और शर्मिंदा होते हुए देख रही थी। लिंचुआन को समझ नहीं आ रहा था कि वह गुस्से में है या राहत महसूस कर रहा है। उसे बस ऐसा लग रहा था कि इस भारी बर्फबारी में उसे पसीना आ रहा है। पीछे मुड़कर उसने किम जिंगयू को चापलूसी से देखा। जिंगयू, मुझे पता था कि तुम इतने क्रूर नहीं होगे, तो तुम सच में गलत हो। किम जिंगयू हंस पड़ी और फिर दूसरे पक्ष की हैरानी और शक भरी नजरों में अपना हाथ फिर से दूसरे पक्ष की ओर बढ़ाया। इस बार लिंचुआन का दिल उछल पड़ा। उसने पाया कि जब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं तो वे कोई आवाज नहीं निकाल पाते। अनजाने में उसका हाथ ढीला पड़ गया और जैसे ही उसका शरीर नीचे गिरा उसने किम जिंगयू को वहीं खड़ा देखा और उसका हाथ नहीं हिला। जब लोग नर्वस और पैनिक होते हैं तो उन्हें कुछ हेलुसिनेशन भी होते हैं, और जब उसने किम जिंगयू की बातें सुनी तो उसे लगा कि किम जिंगयू उसे जरूर धक्का देगा। तभी मेरी आंखों के सामने एक भ्रम पैदा हुआ और मैंने किम जिंगयू को अपना हाथ बढ़ाते हुए देखा, लेकिन असल में दूसरी पार्टी अभी भी उस पर हंस रही थी और वह घबराहट के कारण अपना आप आंखों बैठा। पहली बार उसे लगा कि किम जिंगयू को उकसाना गलत फैसला था। यह इंसान बहुत डरावना था और उसे अभी उसका भरोसा जीतने और फिर उसे कंट्रोल करने का वहम था। कितना अजीब है। किम जिंगयू ने अपनी आंखों के सामने लिंचुआन का चेहरा गायब होते देखा, लेकिन वह बेपरवाह बनी रही और उसे कोई रिएक्शन, कोई खुशी या कोई हमदर्दी नहीं हुई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने लिंचुआन की शर्मिंदगी को भी नहीं देखा। उसने बस खिड़की बंद कर दी जिससे हवा आ रही थी। भूमि और लिविंग रूम में वापस चली गई, बाथरूम गई, बाहर आकर थोड़ा पानी पिया और फिर बिस्तर पर चली गई। लिंचुआन के लिए उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी। हालांकि उनकी जिंदगी में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था, फिर भी वह उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके इरादे नेक नहीं थे, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि मेरे पिछले जन्म में क्या हुआ था, और मुझे याद है कि वे लोग कितने घमंडी थे। लिंचुआन ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन वह ग्रुप में से एक था। इस जीवन में उसने कुछ नहीं किया। उसने बस पर्दे के पीछे अपना मुंह हिलाया। जैसा कि पता चला उसने तब भी कुछ नहीं किया जब वह नीचे गिर गया। टकराना बिस्तर पर जाते समय किम जिंगयू के कानों में एक धीमी आवाज पड़ी। उसे पक्का नहीं पता था कि उसने गलत सुना है या नहीं, लेकिन उसने उसे अनदेखा किया, करवट ली और धीरे धीरे सो गई। सुबह सुबह मैं एक घर के मालिक की चीख से जागा और साथ में किसी और की डरी हुई आवाज भी थी। कोई मर गया है। किम जिंगयू ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोली, फिर लिंचुआन के बारे में सोचा। शायद वह गिरने से मारा गया था और उसकी बॉडी मिल गई थी। उसने टाइम देखा तो पाया कि अभी सुबह के करीब 7 बजे हैं, इसलिए उसने अपना फोन नीचे रख दिया और रजाई से अपना सिर ढक लिया। थोड़ी देर बाद कमरे में उसके खर्राटों की आवाज सुनाई दी। किम जिंगयू सो गया, लेकिन दूसरे मालिक घबरा गए और उन्हें शांत होने में थोड़ा समय लगा। दूसरी बिल्डिंग के लोग भी देखने के लिए बाहर निकले, लेकिन सबको पता था कि कोई मर गया है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिर में सब बस यही दिखावा कर सके कि कुछ हुआ ही नहीं, जो करना था वो किया और वापस सो गए। लेकिन यह एक घटना हर किसी के दिल पर एक बहुत बड़े पत्थर की तरह भारी और भारी दबाव डाल रही थी। किम जिंगयू 9 बजे तक सोती रही। नाश्ता करने के बाद वह स्पेस में चली गई। वह 1 घंटे बाद स्पेस से बाहर आई और फिर जिम चली गई। दोपहर में किम जिंगयू ने नीचे देखा और बर्फ में एक और शव पाया, लेकिन वह लिंचुआन का नहीं था। बर्फबारी वाली रात के बाद शरीर का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था, सिर्फ कुछ हाथ, पैर और सिर ही दिख रहे थे। किम जिंगयू ने टेलीस्कोप से साफ देखा कि चेहरा वांग मा का था, लिंचुआन का नहीं। किसी को पता नहीं चला कि आंटी वांग को कब नीचे फेंका गया। ऐसा लग रहा था कि कोई उन पर दावा नहीं कर रहा था, इसलिए किसी के पास उन्हें सीधे बर्फ में फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं था, जो उन्हें गलियारे में बदबूदार हालत में छोड़ने से बेहतर था, जहाँ कोई उनसे निपटने वाला न हो। इसके अलावा इतनी भारी बर्फबारी के कारण कुछ ही समय में सब कुछ दब जाएगा। इस प्राकृतिक आपदा में काम करने के बारे में कई लोगों के विचार बदलने लगे हैं। किम जिंगयू ने अपनी नजरें हटा ली और दोनों तरफ देखा, लेकिन उसे लिंचुआन की बॉडी नहीं मिली। वांग मा का शरीर भी पूरी तरह से बर्फ से ढका नहीं था, इसलिए लिंचुआन का तो और भी नामुमकिन था। लेकिन वह वहां नीचे नहीं मिला, तो क्या वह अभी भी जिंदा हो सकता है, या वह पहले ही कहीं और चला गया है? किम जिंगयू को पक्का नहीं पता था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने इसे जाने दिया और इसके बारे में चिंता करना बंद कर दिया। अगर दूसरी पार्टी बच जाती है तो इसका मतलब है कि वह लकी है, लेकिन बस इतना ही। उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि लिंचुआन उस पर केस कर देगा।
बेशक कल रात के बाद अगर दूसरा व्यक्ति अभी भी जिंदा है और उसे फिर से परेशान नहीं करता है तो वह भूल जाएगी कि पहले क्या हुआ था। अगर दूसरा व्यक्ति फिर भी उसे उकसाता है तो अगली बार वह उससे पर्सनली निपटेगी। अपनी पिछली जिंदगी में इतने लंबे समय तक दुनिया में रहने के बाद उसकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अच्छा खाना पीना किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा जरूरी है और अब वह इन छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करेगी। ये सिर्फ उसके समय और एनर्जी की बर्बादी है। उसे जितना हो सके अंदरूनी झगड़ों से दूर रहना चाहिए। किम जिंग यूं ने पूरी दोपहर टीवी सीरीज देखने में बिताई। वह कितनी सहज थी। अगले कुछ दिनों तक आस पड़ोस बहुत शांत रहा, शायद इसलिए कि किसी की मौत हो गई थी, लेकिन तीनों हुआन भाई भी शांत हो गए और अब लिन चुवान के घर के दरवाजे पर पहरा नहीं देते थे। उन्होंने धमकी दी कि जब भी वे लिन चुवान को देखेंगे तो उसे पीटेंगे और फिर गालियां देते हुए घर वापस चले गए। उन्हें नहीं पता था कि लिन चुवान अब घर पर नहीं है, लेकिन उन्हें पता था कि लिन चुवान दरवाजा नहीं खोलेगा और अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। लिन चुवान हमेशा की तरह कमरे में ही रहेगा, लेकिन उनके लिए हर दिन कॉरिडोर में ठंड झेलना जरूरी नहीं था। लेकिन झगड़ा तो पक्का हो गया है। एक एक करके दिन बीतते गए और जल्द ही 10 दिन का समय खत्म हो गया। बहुत से लोगों ने सप्लाई लेने के लिए जल्दी तैयारी कर ली। कम्युनिटी में सिस्टर लिन भी लोगों को लाइन में लगाने के लिए इकट्ठा कर रही थी, लेकिन इस बार कोई भी ड्रोन ज्यादा देर तक ऊपर नहीं उड़ा। खत्या किम जिंग नीचे नहीं गई। पिछली स्थिति और बुढ़िया ने पिछली बार जो कहा था उसे पहले ही स्थिति का अंदाजा हो गया था। सप्लाई का आखिरी बंटवारा शायद आखिरी मदद हो सकती है जो बड़े लोगों को दे सकते हैं। बाकी के लिए उन्हें खुद पर ही निर्भर रहना होगा। इसका अंदाजा तो था, इसलिए किम जिंग ने तब तक इसके बारे में सोचा भी नहीं जब तक उसने लोगों को फिर से नीचे इकट्ठा होते नहीं देखा। फिर उसे याद आया कि पिछले 2 अनुभवों के आधार पर आज फिर से सामान बांटने का दिन होना चाहिए, लेकिन दोपहर तक कोई खबर नहीं आई। सच कहूं तो इतने सारे रिलीफ सप्लाई का किम जिंग पर कोई असर नहीं हुआ। वह पहले 2 बार सिर्फ अपना पीछा छुड़ाने के लिए बाहर गई थी। नहीं तो अगर वह खाना बांटने भी नहीं जाती तो क्या इससे दूसरों को यह साफ पता नहीं चलता कि उसके घर में बहुत सारा खाना जमा है और फिर वह उन लोगों के आने और उसे लेने का इंतजार करती। हालांकि उसके लिए इसका बहुत कम असर होता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये जान बचा सकता है और बचने की उम्मीद है। जब किम जिंग लंच कर रहा था तो नीचे दंगा भड़क गया। कुछ लोग कोस रहे थे, कुछ रो रहे थे, लेकिन कुछ ने उम्मीद नहीं छोड़ी और हालात देखने के लिए नानफेंग स्क्वायर की ओर चल पड़े। इससे हमें जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। किसी को हमारी परवाह नहीं है। हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? 3 दिन पहले मेरे परिवार के पास खाना खत्म हो गया था। हम सिर्फ पानी पर जी रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि आज खाना मिलेगा, लेकिन अब हम क्या करें? 2 दुबले पतले आदमी बर्फ में बैठे थे और फूट फूट कर रोने लगे। वे दोनों बहुत दुबले पतले थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वे कुपोषित लग रहे थे और ऐसे लग रहे थे जैसे हवा का झोंका उन्हें उड़ा देगा। उनके पास बहुत पहले ही खाना खत्म हो गया था। पहले वे पड़ोसियों से भीख मांगकर खाना खा सकते थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है हर कोई अपना ख्याल रखने के लिए संघर्ष कर रहा है और कोई भी उन्हें खाना देने को तैयार नहीं है। पहले जो थोड़ी बहुत राहत सामग्री बांटी गई थी वह 10 दिन से ज्यादा नहीं चल पाती थी, चाहे हमने कितनी भी बचत कर ली हो। हमें नॉर्मल टाइम में भी पेट भर खाना नहीं मिल पाता था और हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हमने खुद को आज तक इंतजार करने के लिए मजबूर किया, लेकिन किसे पता था कि इसका यह नतीजा होगा। दोनों बड़े आदमी फूट फूट कर रोने लगे। अगर उन्हें भूख लगी थी तो ठीक था, लेकिन घर पर उनकी पत्नियां और बच्चे भी भूखे थे। वे ये कैसे सह सकते थे? वहाँ उनके जैसे बहुत से लोग थे, सभी के चेहरे दुखी और चेहरे पर निराशा थी। हम सब खुशी खुशी खाना लेने जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं है और सबकी नाराजगी बहुत ज्यादा हो गई है। इस समय वीर में हुआन गेर ने कहा, अब कोई भी खाना नहीं खरीद सकता। किसी के पास घर पर खाना नहीं है। देश हमें कैसे नजरअंदाज कर सकता है? क्या ये हमें मौत के मुंह में धकेल देगा? हाँ, सही कहा। पिछली बार जब हमने सामान इकट्ठा किया था तो हमें पहली बार के मुकाबले आधा सामान मिला था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे लोग लालची थे? नहीं, हमें कोई वजह ढूंढनी होगी। कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढो, कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढो। हुआन परिवार के 3 भाइयों से प्रेरित होकर कई लोगों ने इसका कारण खोजने का फैसला किया। वे एक बड़े जुलूस में निकले। उनके चेहरों पर गुस्सा था। इस समय वे गुस्से से भरे हुए थे और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना था। इस गुस्से ने उनकी समझदारी पर भी काबू पा लिया था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। उनके दिलों में सिर्फ गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन सबने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग नहीं गए। आज की बर्फबारी और हवा रोज से ज्यादा तेज थी। अगर उन्हें नहीं लगता कि आज उन्हें खाना मिलेगा तो वे बाहर नहीं जाते। अब जब उनके पास इकट्ठा करने के लिए खाना नहीं है तो वे न्याय नहीं मांगेंगे। वे लोग बहुत बुरे हैं। अब उन्हें न्याय कहाँ मिलेगा? वे बस अपने लिए गुड लक की कामना कर सकते हैं। सब लोग अब वापस चले जाओ। हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन है। शायद सप्लाई के डिस्ट्रीब्यूशन में देर हो गई है। उम्मीद मत खोना। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सिस्टर लिन ने सबको बताया कि वह भी कम्युनिटी में रहती है और आमतौर पर घर पर बहुत सारा खाना रखती है। हालांकि इस बार कुछ भी नहीं मिला, लेकिन घर का खाना लंबे समय तक चल सकता है, इतना कि उसका परिवार लंबे समय तक जिंदा रह सके। इसलिए वह बाकी सबकी तरह निराश नहीं है। ये देखकर कि सभी लोग परेशान दिख रहे हैं, उसने उन्हें दिलासा देने के लिए कहा, ये आप हैं। जब लेने के लिए कुछ है ही नहीं तो आप हमें लाइन में लगने के लिए क्यों कह रहे हैं? एक बूढ़ी औरत ने अचानक ऊपर देखा और लाल आंखों से सिस्टर लिन को घूरा। उन आंखों में नफरत कुछ चौंकाने वाली थी। मैं सिस्टर लिन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। इसका उससे क्या लेना देना है? ये सच है कि उसने ही सबको लाइन में लगाया था, लेकिन वह तो बस लाइन लगा रही थी। जब वह लगा रही थी तो वे लोग पहले ही बाहर आकर इंतजार कर रहे थे। उसने सबको नहीं जगाया। वह तो बस पिछली बार की तरह सबको ऑर्गेनाइज कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह उस व्यक्ति की बात का खंडन कर पाती, उसे गालियों की बौछार मिली। हाँ, बहुत ठंड है। हमें यहाँ बहुत देर तक इंतजार करना पड़ेगा। इन दिनों मुझे पहले से ही थोड़ी ठंड लग रही है और अब ठंडी हवा मुझे उड़ा रही है। तुम तो मुझे मार डालोगे। मुआवजा। एक के बाद एक गालियां और मुआवजे की मांगे आने लगी, जिससे सिस्टर लिन एक शब्द भी नहीं बोल पाई। वे लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वे उसे खा जाना चाहते हों। वे बाहर जाने या दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन सिस्टर लिन और बाकी लोग डरते नहीं थे। जैसे ही कोई आगे आता सब लोग तुरंत सिस्टर लिन पर उंगली उठाते थे। किम जिंग घर पर थे और उन्हें डिनर के ठीक बाद इतना अच्छा शो देखने की उम्मीद नहीं थी। बेशक इंसान का स्वभाव सबसे मुश्किल चीज है। जब तक उसे कुछ न हो जाए कोई नहीं बता सकता कि वह इंसान है या भूत। नीचे उन पागल जैसे दिखने वाले लोगों को देखो। कौन जानता है कि वे आम दिनों में कैसे दिखते हैं? किम जिंग मुस्कुराए, लेकिन यह बताना मुश्किल था कि उस मुस्कान का क्या मतलब था। समाज में इन लोगों को इस तरह देखकर उसे अचानक लगा कि अगर पिछले जन्म में उसके घर पर किसी ने कब्जा न किया होता और वह अपने घर में ही रहती तो भी उसकी जिंदगी बाहर रहने से ज्यादा बेहतर नहीं होती।
शुरुआती दिनों में ये काफी स्थिर था, लेकिन कम्युनिटी में कई परेशानियां भी थी। बाद में ये बाहर से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। इसके अलावा उस समय तक इस सेफ हाउस में छिपे लोग बाहर के उन लोगों से हर तरह से बहुत कमजोर हो जाएंगे जिन्होंने पहले ही दुनिया में जिंदा रहने के नियमों को अपना लिया है। वह मुस्कुराई क्योंकि उसे सब समझ आ गया था और उसे राहत महसूस हुई। आप कहीं भी हो, ये सब आपकी ताकत पर निर्भर करता है। जब तक आप में काबिलियत है, आप कहीं भी जिंदा रह सकते हैं। वह वापस लिविंग रूम की ओर मुड़ी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, बाहर से चीख सुनाई दी। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि नीचे एक आदमी कहीं से चाकू निकालकर सिस्टर लिन को बार बार चाकू मार रहा है और उसके चेहरे पर पागलपन भरा भाव है। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। चीख सिस्टर लिन की थी। आसपास के ज्यादातर लोग इस सीन को देखकर बेपरवाह दिखे और मजाक उड़ाया, और कोई भी इसे रोकने के लिए आगे नहीं आया। कुछ लोग ही हिचकिचाते दिखे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हाँ, मरो मरो। कोई जोर से हंसा और ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो। क्योंकि किसी को हमारी जान की परवाह नहीं है, चलो खुद को बचाते हैं। पिछली बार जब मैं इस प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंढने गया था तो मैंने देखा कि उसके घर पर बहुत सारा खाना था। क्यों न हम पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। किम जिंग-यू, जिसने ये सब घर पर देखा था, ने चुपचाप अपना टेलीस्कोप नीचे रखा, लिविंग रूम की ओर मुड़ी, कुछ देर सोचा, दरवाजे तक गई और दरवाजे पर लगे सेंसर अलार्म डिवाइस को चालू कर दिया। अब से जब भी कोई उसके दरवाजे को छुएगा और जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करेगा तो घर में तुरंत अलार्म बज जाएगा। इस तरह अगर वह सो गई तो उसे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कोई बिना जाने घर में घुस जाएगा। उसने यह चीज पहले भी इंस्टॉल की थी, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि यह जरूरी नहीं है और उसने इसे एक्टिवेट नहीं किया। लेकिन अब से मुझे डर है कि मुझे शांति नहीं मिलेगी। समय देखा तो दोपहर का सिर्फ 1 बजा था, इसलिए वह झपकी लेने के लिए बिस्तर पर वापस चली गई। हालांकि कम्युनिटी में पहले ही बड़े बदलाव हो चुके हैं। सिस्टर लिन की मौत हो गई और उसका शरीर बर्फ में फेंक दिया गया। उसने जो सफेद डाउन जैकेट पहनी थी वह फटी हुई थी और उसमें छेद हो गए थे और वह खून से भीगी हुई थी और उसका असली रंग दिखाई नहीं दे रहा था। उसका चेहरा दर्द से भरा था, उसकी आंखें खुली हुई थी और उसका शरीर फटा हुआ था और खून में पड़ा था। उसके घर में भी कुछ लोग घुस आए और सारा खाना चुरा लिया। घर में मौजूद बेटे और बेटी ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके घर में 10 से ज्यादा लोगों ने लूटपाट की, लेकिन बाकी लोगों का ज़मीर बचा रहा और उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। थोड़ी देर बाद वे लोग अपनी लूटी हुई चीजों के साथ खुश होकर चले गए, जबकि सिस्टर लिन के दोनों बच्चे अपने कपड़े अस्त व्यस्त करके जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर उदासी और बेजान भाव थे। एक हाई स्कूल की लड़की के चेहरे पर आंसू थे और वह बुदबुदा रही थी, क्यों, यह ऐसा क्यों हो गया? अभी तो सब ठीक था और उनके परिवार के समुदाय के दूसरे लोगों के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया? घर का सारा खाना चोरी हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बहन रो मत, जमीन ठंडी है, इन जानवरों को देर सवेर सजा मिलेगी। जमीन पर पड़ा 15 साल का लड़का खड़ा हुआ और उस लड़की की मदद करने चला गया जो उससे 2 साल बड़ी थी। जब उसने गैंग को रोकने की कोशिश की तो गैंग ने उसे पीटा था, जिससे उसका चेहरा जख्मों से भर गया था। उसकी आंखों में नफरत बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब उसने अपनी बहन को इस तरह देखा तो उसने फिर भी उसे दिलासा दिया, देखो ये वही है जो मैंने अभी अभी छीना है। उसने अपने कपड़े खोले तो उसमें चावल का एक छोटा पैकेट और ब्रेड के कुछ टुकड़े निकले। तभी लड़की के चेहरे के भाव बदल गए। वह खड़ी हुई और बिखरे हुए घर को देखने लगी। वह तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी, जैसे उसे कुछ सूझा हो। उसने बिस्तर हटाया और देखा कि उसमें से कुछ स्नैक्स और सूखा खाना बाहर निकला हुआ था। फिर उसने राहत की सांस ली। अच्छी बात यह थी कि किसी को ये नहीं दिखे। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे अपने भाई की तरफ देखा जो उसके पास आ गया था और कहा, घर पर बस यही चीजें बची हैं, अब से हमें इन्हें अच्छी तरह छिपाना होगा। लड़के ने हाँ में सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उसके 3 लोगों के परिवार को कुछ समय तक जिंदा रहने के लिए इन चीजों पर निर्भर रहना होगा। क्या इन लोगों को सामान लेने नहीं जाना चाहिए? वे अभी तक क्यों नहीं गए? वे अचानक पागल हो गए और हमारे घर में चोरी कर ली। माँ, वे वापस क्यों आए? लेकिन माँ अभी तक वापस क्यों नहीं आई? लिंगी ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए भौहें चढ़ाई। जरूर कुछ हुआ होगा, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। तुम घर पर रहो और दरवाजा बंद कर दो। कोई भी खटखटाए दरवाजा मत खोलना। लिनयान ने अपने भाई को कहा, मेरी माँ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की इंचार्ज है और लोग अक्सर उनसे मिलने आते हैं, इसलिए जब अभी किसी ने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे दरवाजा खोल दिया और फिर अभी ये दुखद घटना घट गई। अब से वे कभी किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब माँ वापस आएगी तो हम उन लोगों से हिसाब बराबर कर लेंगे। हमें उनसे पैसे वसूलने होंगे। लिन अपनी बहन के पीछे गया और दोनों ने बात करते हुए दरवाजा बंद किया और बाहर चले गए। लिन परिवार कम्युनिटी की बिल्डिंग बी में रहता था। जब वे घर से निकले तो बाकी लोग पहले ही जा चुके थे और बहुत ज्यादा बर्फ में बस कुछ ही लोग बचे थे। भाई बहन को देखकर उन लोगों ने उन्हें उलझन भरी नजरों और थोड़ी हमदर्दी से देखा। अंकल ली, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? क्या आपको सामान लेने नहीं जाना चाहिए? दोनों भाई बहनों ने अपने ऊपर रहने वाले एक जान पहचान वाले को देखा और पूछने के लिए जल्दी से उनके पास गए। अंकल ली ने उनके शरीर पर घाव देखे और आह भरते हुए कहा, बेचारे बच्चे, उन जानवरों में सच में इतनी हिम्मत है कि वे उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। सिस्टर लिन के साथ उसके अच्छे संबंध थे और वह जानता था कि वे लोग लिन परिवार को लूटने वाले थे, लेकिन वह नहीं गया। आखिर उनके बीच अच्छे रिश्ते थे और वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वह उन लोगों को रोकना चाहता था, लेकिन वे इतने गुस्से में दिख रहे थे कि उस समय कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, इस डर से कि वह दूसरे लोगों के काम में दखल देगा और उन लोगों को गुस्सा दिलाएगा, जिससे उसका परिवार भी फंस जाएगा। आखिर में मैं बस चुप रह सका, इस उम्मीद में कि दोनों बच्चे ज्यादा समझदार होंगे और अगर उन्हें कुछ गड़बड़ दिखे तो तुरंत दरवाजा बंद कर देंगे और किसी को अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन अब भाई बहन के चेहरे को देखकर उसे पता चल गया कि वे लोग सफल हो गए हैं। अंकल ली, कुछ लोग हमारे घर में घुस आए और हमारा सारा खाना चुरा लिया। क्या हुआ? मेरी माँ कहाँ है? उसे इस तरह देखकर लिन ने अंदाजा लगाया कि वह कुछ जानता है, लेकिन अब सबसे जरूरी काम अपनी माँ को ढूंढना था। उनकी बातें सुनकर अंकल ली थोड़ा हिचकिचाए और कुछ कह नहीं पाए। आखिर उन्होंने ये हादसा अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उसे इस तरह देखकर दोनों भाई बहन परेशान हो गए और उससे कहने लगे। इस समय अंकल ली के बगल में किसी ने उन्हें याद दिलाया, इसमें क्या बड़ी बात है, बस उन्हें बता दो, आखिर इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उसने पास ही एक जगह की ओर इशारा किया और दोनों भाई बहनों से कहा, तुम्हारी माँ वहाँ है, कितनी दयनीय है, उसे दर्जनों बार चाकू मारा गया, अफसोस। ये कहते हुए उसने आह भरी चला गया और उसकी पीठ थोड़ी दबी हुई लग रही थी। पहले वह मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, लेकिन अब वह होश में आ गया है, लेकिन जिंदगी तो चलती रहनी है। भविष्य में क्या करना है, ये भी एक बड़ी समस्या है।
अब और खाना इकट्ठा नहीं किया जा सकता और मुझे नहीं पता कि उनके परिवार के पास जो कुछ है उससे वे कितने दिन गुजारा कर पाएंगे। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं उन लोगों का पीछा करते हुए लिन परिवार के पास जाता ताकि कुछ ले जा पाता। ये सोचते हुए उसने दूसरी तरफ भाग रहे 2 लोगों की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। उस समय उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है। शायद उसकी हिम्मत नहीं हुई या शायद उसकी अंतरात्मा उसे रोक रही थी। लेकिन अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है। माँ, लिनयानयान और लिन ये दौड़कर गए। उन्होंने जमीन पर पड़े व्यक्ति को देखा और साफ देखा कि वह चेहरा उनकी माँ का था। माँ, मुझे मत डराओ, मुझे मत डराओ माँ। लिनयानयान रोई और सिस्टर लिन को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में शरीर पहले से ही ठंडा था और जो खून बह रहा था वह भी जम गया था। लेकिन उसे इस गंदगी की परवाह नहीं थी और उसने एक हाथ से सिस्टर लिन के चेहरे से खून पोंछ दिया। जब वह चेहरा सामने आया तो भाई बहनों के दिलों में बची हुई उम्मीद भी खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? लिनयान रो पड़ी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ घंटे पहले उसकी माँ ठीक थी। घर से निकलने से पहले उसने उससे कहा कि शाम को और नूडल्स बना ले ताकि वे तीनों अच्छा खाना खा सकें। लेकिन कुछ ही घंटों में मेरी माँ ऐसी हो गई। लिनयानयान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो इंसान है जिसका चेहरा दर्द से भरा और भयानक है, बाल बिखरे हुए हैं और खून के धब्बे हैं, वह उसकी माँ हो सकती है जो हमेशा अच्छे कपड़े पहनती थी। फेक, ये सब फेक है। उसे जरूर कोई बुरा सपना आया होगा। जैसे ही वह जागेगी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दुखी मत हो, तुम दोनों भाई बहन। अपनी माँ को दफना दो और वापस जाकर अच्छी जिंदगी जियो। दुनिया अब बदल गई है और कानून तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अब से तुम्हें सावधान रहना होगा। अंकल ली उन दोनों के पास गए, लिनिया के शरीर पर थपथपाया और उन्हें दिलासा देने के लिए कहा। लिनयानयान ने सिस्टर लिन की बॉडी को पकड़ा। रोते हुए सिस्टर लिन की बॉडी से खून पहुंचा और अंकल ली की बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। अंकल ली ने आह भरी। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पहले तो वह भाई बहन को पुलिस बुलाने में मदद कर सकते थे, लेकिन अब ये बेकार था। वे लोग ये बात साफ जानते थे, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे काम किया। मैंने सुना है कि बिल्डिंग गेम में किसी ने पहले किसी को मार दिया था, लेकिन वह व्यक्ति अब ठीक है और मामले की जांच करने के लिए कोई पुलिस नहीं है। मुझे लगता है कि हर कोई इसके बारे में पहले से ही जानता है। अब ये सचमुच दुनिया का अंत है। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन चुप लिनिये ने अचानक पुकारा, अंकल ली। आवाज गुस्से से भरी थी। अंकल ली डर के मारे मुड़े तो देखा कि लिनिये का बैंगनी चेहरा नफरत से भरा हुआ था। उसकी लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। अंकल ली इतने डर गए कि वे 2 कदम पीछे हट गए और फिर अपनी छाती थपथपाते रहे। तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया बच्चे। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखकर अनजान लोगों को लगा कि वह उससे लड़कर जान ले लेगा, इसलिए उसने जल्दी से अपनी बात समझाई। ये वही लोग थे, है ना? ये वही जानवर थे जो मेरे घर में घुस आए और मेरी माँ को मार डाला, है ना? लिनिये दहाड़ा और उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। वे लोग बिना किसी वजह के उनके घर में क्यों घुसेंगे? कोई वजह तो होगी ही। इसके अलावा मेरी माँ को भी मार दिया गया। ये काम जरूर उन्हीं लोगों ने किया होगा। उन्होंने उनकी माँ को मारा और फिर उनके घर में लूटपाट की। असल में उसे पहले से ही कुछ अंदाजा था, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। वह सच जानना चाहता था और बदला लेना चाहता था। अंकल ली की आंखें चमक उठी। वह उन लोगों को नाराज नहीं करना चाहते थे, न ही वह कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से लड़के की आंखों के दबाव में वह थोड़ा डर गया और आखिर में उसने जो कुछ हुआ था उसका छोटा सा ब्यौरा फुसफुसाकर बताया। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने फिर से लिनिये के कंधे पर थपथपाया और कहा, अब इन चीजों के पीछे भागना बेकार है। बात यहाँ तक आ गई है, तुम दोनों भाई बहनों को भविष्य में अच्छे से रहना चाहिए। अगर कोई मुश्किल आती है तो तुम ही उन्हें खुद ही हल कर सकते हो। आखिर में वह कभी ये नहीं कह पाए कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप उनके पास आ सकते हैं। अब वह खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता तो दूसरों की मदद कैसे करेगा? ये सुनकर लिनिये का शरीर और भी जोर से कांपने लगा। ठंड की वजह से नहीं, न ही डर की वजह से, बल्कि नफरत की वजह से। उसका शरीर इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि वह बेबस होकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। अंकल ली उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उसके हाव भाव देखकर डर गए। वह 2 कदम पीछे हटा, लिनिये को घूरा, फिर लिनयानयान को देखा जो अभी भी असलियत मानने को तैयार नहीं थी। आभरी उन्हें नजरअंदाज किया, मुड़कर चला गया। क्यों? उन लोगों ने लोगों को मारा और उन्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। वे मरने के लायक हैं। मेरी माँ ने कुछ गलत किया और उन लोगों ने उसे मार डाला। टकराना, उसने बर्फ पर मुक्का मारा। उसकी आंखें लाल थी। उसे नहीं पता था कि दुनिया अचानक ऐसी क्यों हो गई। उसे बस इतना पता था कि उसे इससे बहुत नफरत है। मैं उन्हें मार डालूंगा। वह दहाड़ मारकर खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। लिनयान भी जाग गया और जल्दी से उसे पकड़ लिया। उठो, बदला लो। तुम कैसे बदला ले सकते हो? इतने सारे हैं। वह बस इस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने अभी जो कुछ भी कहा गया था वह सब साफ साफ सुन लिया था। उसे दिल से नफरत थी, लेकिन वह ये भी समझ गई थी कि भाई बहन होने के नाते वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे मरने के लायक हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं एक को मार सकता हूँ, या अगर मैं एक जोड़ी को मार सकता हूँ तो एक जोड़ी को मार सकता हूँ। अब तुम किसी को ऐसे मार भी नहीं सकते। भाई शांत हो जाओ, हमें अभी भी जिंदा रहना है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम मुझे अकेला छोड़कर क्या करोगे? लिनयानयान रोई और उसे जाने से रोकने के लिए उसे कसकर पकड़ लिया। इस समय उसे समझदारी से काम लेना था। उसके भाई को फिर कुछ नहीं हो सकता था। क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? पहले जिंदा रहो, अगर तुम बच गए तो हमेशा मौका रहेगा, लिनयानयान ने धीरे से कहा। लिनिये गुस्से से चिल्लाई, फिर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। थोड़ी देर बाद लिनयानयान ने अपनी उदासी दूर की, अपने भाई को बुलाया और अपनी माँ को दफनाने की तैयारी की। भले ही मैं इसे मानना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये सच मानना ही होगा। बाहर बहुत ठंड है और अगर मैं यहाँ और रुका तो मेरा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब उनके शरीर और ज्यादा दिक्कतें नहीं झेल सकते, नहीं तो उनके लिए इस दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। भविष्य में उन लोगों से बदला लेना तो दूर की बात है। पता चला ये वही है। तो 8 मंजिल पर किन जिंगयू ने टेलीस्कोप पकड़ा हुआ था और वह भाई बहन को साफ साफ देख सकता था। वह झपकी ले रही थी और जब उसे नीचे से कुछ आवाज सुनाई दी तो वह जाग गई, इसलिए वह देखने के लिए वहां आई। जितना ज्यादा वह देखती उतना ही उसे लगता कि भाई बहन जाने पहचाने लग रहे हैं। थोड़ी देर देखने के बाद उसे आखिरकार याद आया कि उसे वे जाने पहचाने क्यों लग रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उन्हें अपनी पिछली जिंदगी में देखा था। प्रलय के 6ठे साल में सप्लाई के लिए लड़ते समय उसने उनसे निपटा था। भाई उस समय एक छोटी फोर्स का लीडर था और बहन को उस छोटी फोर्स के लीडर का प्रेमी कहा जाता था। उनके अलग अलग लक्ष्य होने के कारण उनका और उनका एक दूसरे से कोई सीधा झगड़ा नहीं हुआ। हालांकि मैंने भी उन पर अपनी छाप छोड़ी। वह औरत सलाह देते समय बहुत बेरहम थी और उसका हर कदम खतरनाक था। वह नौजवान मार्शल आर्ट में काफी माहिर था और अपने कामों में बेरहम था और उससे डील करना भी मुश्किल था।
वे अब वैसे ही दिखते हैं जैसे 6 साल पहले टीनेजर थे। कोई हैरानी नहीं कि उसने उन्हें पहले पहचाना नहीं। अचानक वे उसी कम्युनिटी में रहते थे जिसमें वह रहती थी। अचानक उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। नीचे दोनों भाई बहन अभी भी सिस्टर लिन को दफनाने के लिए बर्फ खोद रहे थे, लेकिन इसी समय 3 आदमी उनकी तरफ बढ़े। पहले तो उन्होंने उन्हें बस छेड़ा, लेकिन बाद में वे हाथापाई करना चाहते थे। एक आदमी के चेहरे पर एक चिकनी मुस्कान भी थी और वह लिनयानयान को छूना चाहता था, लेकिन लिनये ने उसे धक्का दे दिया। लेकिन अगले ही पल लिनये को एक और मुक्का लगा और वह जमीन पर गिर गई और 2 आदमियों ने उसे नीचे दबा दिया, जिससे वह हिल भी नहीं पाई। उस आदमी ने लिनयानयान को फिर से छुआ। लिनयानयान ने संघर्ष किया, लेकिन उसके जैसी छोटी लड़की एक बड़े आदमी की ताकत का मुकाबला कैसे कर सकती थी। लिनये भी वैसा ही था। उसे पहले भी पीटा गया था और अब उसे 2 बड़े आदमियों ने पकड़ रखा था। वह उस तरफ सिर्फ दहाड़ सकता था, लेकिन आजाद होने के लिए संघर्ष नहीं कर सकता था। ये दृश्य देखकर किम शिंगुए ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, अनजाने में दोनों हाथों से कांच पर दस्तक दी और फिर घूम गई। वह लोगों को बचाना चाहती है। इन दोनों लोगों में अच्छी काबिलियत है। हालांकि अभी वे कमजोर हैं, लेकिन बड़े होने पर वे बहुत मददगार बन सकते हैं। जब वे अभी बड़े नहीं हुए हैं, तब उनकी मदद करना उनका दिल जीतने का सबसे अच्छा समय है। किम जिंगयू को अकेले रहना पसंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ना पसंद करती है। जैसे जैसे समय बीतता है, एक इंसान के लिए जिंदा रहना मुश्किल होता जाता है और उन सभी को जिंदा रहने के लिए मिलकर काम करना पड़ता है। अगर उसे इस जीवन में अपनी शक्ति बनाने का मौका मिला तो वह उसे जाने नहीं देगी। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने, कोट की जिप बंद की, अपना बड़ा चाकू निकाला और नीचे चली गई। कुछ छोटे किरदारों से निपटने के लिए एक आम तलवार ही काफी है और किसी हथियार का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ डराने और आसानी के लिए चाकू रखती है। जब वह 10वीं मंजिल पर गई तो उसे एक जानी पहचानी शख्सियत दिखी। उस आदमी ने आवाज सुनी और मुड़कर उसे देखा। वह पेंगुइन थी। वह बाहर छिपकर अपने मुंह में खाना ठूस रही थी। जब उसने पलट कर देखा तो उसका मुंह अभी भी फूला हुआ था और यह साफ था कि वह खा रही थी। लेकिन जब उसने किम जिंगयू को देखा और किम जिंगयू को हाथ में एक बड़ा चाकू लिए सीढ़ियों से नीचे आते देखा, तो उसने अपना मुंह चौड़ा कर लिया और रिएक्ट करना भूल गई। मलबा नीचे गिरता रहा। ये देखना बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। अब सब खत्म हो गया। यह आदमी उसे मारने आया है। पेंगली बहुत डर गई थी। जब उसने उस दिन के बारे में सोचा जब इस आदमी ने चाकू लेकर उसका पीछा किया था, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस दिन के बाद मैं बहुत समय तक परेशान रहा और बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई, इस डर से कि कहीं मैं किम जिंगयू से न मिल जाऊं और वह मुझे मार न डाले। उसे राहत मिली जब उसने देखा कि किम जिंगयू उसे पूरी तरह से भूल गया है। पर अब हे भगवान मदद करो, उसे कोई आवाज निकालने में काफी समय लगा। उसने अपनी जिंदगी की सबसे तेज रिएक्शन स्पीड का इस्तेमाल करके एक ही बार में दरवाजा अंदर घुसा और बंद कर दिया। उसने किम जिंगयू की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अगर उसने ऐसा किया तो किम जिंगयू एक बड़े चाकू के साथ उसके पीछे आ जाएगा। किम जिंगयू ने कुछ देर तक उसे ठंडेपन से देखा, उसे नजरअंदाज किया और तेजी से नीचे भाग गया। जहां तक दूसरे पक्ष की डर से चीखने की बात है, तो उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने उन्हें सुना ही नहीं। उससे डरना सबसे अच्छा है और यह बात जानना और भी अच्छा है। आगे से जब भी आप उसे देखें तो उससे दूर रहें और उसके सामने उसे परेशान न करें। किम जिंगयू हाथ में चाकू लेकर जल्दी से नीचे गई। नीचे जाते समय वह बिल्डिंग में कई लोगों से मिली। इन लोगों ने दूर से किम जिंगयू को हाथ में चाकू लिए सीढ़ियों से भागते हुए देखा। वे इतने डर गए कि वे तुरंत किम जिंगयू के लिए रास्ता बनाने के लिए भाग गए। उन्होंने उसे रोकने और उसे दुखी करने की हिम्मत नहीं की। वे सब दूर छिप गए और आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई, इस डर से कि यह आदमी दुखी होकर लोगों को काटने के लिए चाकू उठा लेगा। ये बहुत डरावना था। उन्हें नहीं पता था कि किम जिंगयू क्या करने वाला है, लेकिन उन्होंने किम जिंगयू को अजीब और डर से देखा। चाकू लेकर घूमने वाला इतना अच्छा इंसान कौन है? ऐसा लगता है कि बिल्डिंग में फैली अफवाहें सच थी। तो 8 मंजिल पर जो लड़की है वह सच में पागल है और उसके इमोशन बहुत अस्थिर हैं। जब तक किम जिंगयू का शरीर उनकी नजरों से ओझल नहीं हुआ, तब तक उन लोगों के तनाव भरे शरीर शांत नहीं हुए। किसी की भी बाहर रुकने की हिम्मत नहीं हुई। वे जल्दी से अपने घरों में लौट आए, दरवाजे बंद कर लिए और उन्हें शांत होने में थोड़ा समय लगा। किम जिंगयू के कामों ने सब पर गहरी छाप छोड़ी। अब बिल्डिंग ए में हर कोई जानता है कि तो 8 मंजिल पर रहने वाली लड़की के साथ डील करना मुश्किल है और उसे मेंटल डिसऑर्डर है। अदृश्य रूप से इसने उसे बहुत सी परेशानियों से बचा लिया। तुम जानवर, उसे जाने दो। लिनये ने उन 2 आदमियों से छूटने की कोशिश की जो उसे पकड़े हुए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह बस चिल्लाता रहा, उसे जाने दो, उसे जाने दो। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। लिनयान भी रो रही थी और संघर्ष कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि उस आदमी ने उसका कोट फाड़ दिया था। वह गुस्सा हो गई। उसने अपना सिर नीचे किया और दूसरे व्यक्ति के हाथ को जोर से काट लिया और छोड़ने से मना कर दिया। वह आदमी दर्द से चिल्लाया और हाथ छुड़ा लिया और लिनयान ने मौके का फायदा उठाते हुए भाग गया। लिनये की आंखों में उम्मीद चमक उठी। बहन भागो भागो, लेकिन वह 2 कदम भी नहीं चली थी कि किसी ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे पीछे खींच लिया। लिनयान दर्द से चीखी और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। अगले ही पल उसे जोर से थप्पड़ मारा गया, जिससे उसे चक्कर आने लगा और उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। वह आदमी गुस्से से हंसा और बोला, तुमने मुझे काटने की हिम्मत की, कुतिया, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। एक के बाद एक थप्पड़ पड़े और लिनयान में अब लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखें निराशा और नफरत से भरी हुई थी। प्लीज नरमी से पेश आओ, उसे पीट पीट कर मार मत डालो, मैं अब भी उसका स्वाद चखना चाहता हूँ। लिनये को पकड़ने वाले आदमी ने लिनयान को पीटने वाले आदमी से नाखुशी से कहा। पूह, उसके चेहरे पर थूकने के बाद वह आदमी मुड़ा और लिनये को मुक्का मारा। तुम मुझे क्यों भूल रहे हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। ठीक से पेश आओ, मुझे बाद में तुम्हें सबक सिखाने का समय मिलेगा। तुम ऐसे हो और फिर भी हमें मारना चाहते हो। तुम क्या इस्तेमाल करोगे? अपनी आंखें। हाँ, वह मजाक में हंसा और लिनये को लात मारी। लिनये वापस लड़ना चाहता था, लेकिन उसे दबा दिया गया। इस समय एक और आदमी जिसने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लिनये के जवान और जिद्दी चेहरे को घूरते हुए जोर से बोला, भाई मुझे लगता है कि यह आदमी भी काफी आकर्षक है, खासकर ये लड़का। इसे थोड़ी सांस लेने दो। धत तेरे की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ये शौक होगा, तुम तो बिगड़े हो। लिनये ने उन दोनों आदमियों को गुस्से से घूरा। अगर आंखें मार सकती तो ये लोग अनगिनत बार मर चुके होते, लेकिन बदकिस्मती से आंखें मार नहीं सकती। मौजूदा हालात में उनका गुस्सा बेकार था। उसने अपनी बहन की तरफ देखा और चिल्लाया, भागो बहन भागो। बदकिस्मती से लिनयान अब कुछ सुन नहीं पा रही थी। वह आदमी उसे घसीटते हुए कोने में ले गया और घसीटते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। लेकिन इस समय उसके पास विरोध करने की ताकत भी थी और ये पूरी तरह से बेकार था।
धीरे धीरे उसकी आंखों में संघर्ष और डर निराशा और नफरत में बदल गया और उसने धीरे धीरे संघर्ष करना बंद कर दिया। वह इन जानवरों से नफरत करती थी और खुद से भी नफरत करती थी कि वह इतनी कमजोर है। अगर कोई मौका है। अपने धुंधले होश में उसे लगा जैसे वह रुक गई है और जो आदमी उसे घसीट रहा था वह हिलना बंद कर दिया है। यह महसूस करके वह और होश में आई। अगले ही पल उसने देखा कि उसके सिर के सामने वाला आदमी नीचे गिर गया और उसकी आंखों के ठीक सामने लुढ़क गया और दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे। लिनयान को लगा जैसे एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन रुक गई हो। वह इतनी डरी हुई थी कि चिल्ला भी नहीं सकी। फिर उसके दिल में हैरानी की एक जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी। वह जानती थी कि वह बच गई है। उसने अपना शरीर थोड़ा ऊपर उठाया और आगे देखा तो देखा कि उससे कुछ साल बड़ी एक लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसने अभी अभी अपना चाकू निकाला था जिससे अभी भी खून टपक रहा था। लड़की बर्फ में खड़ी थी और बर्फ के टुकड़े उस आदमी पर गिरते रहे। इस समय उसे लगा कि दूसरा व्यक्ति चमक रहा है।